हेलो आईटीपियंस। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक एजुकेशन के बारे में। वैदिक एजुकेशन जो कि हम लोगों का फर्स्ट यूनिट है एजुकेशन में। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन जो हम लोगों का सब्जेक्ट है, उसमें फर्स्ट यूनिट इसी की है। तो फर्स्ट यूनिट में हम वैदिक एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एजुकेशन में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो विजन, ऑब्जेक्टिव एंड सैलिएंट फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है। और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और चौथा है फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गुरु शिष्य। और पांचवा है एजुकेशन एट द टाइम ऑफ एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। सो फर्स्टली हम यूनिट 1 पढ़ेंगे, विजन, ऑब्जेक्टिव एंड सैलिएंट फीचर ऑफ वैदिक एजुकेशन के विजन एंड ऑब्जेक्टिव। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम देखते हैं। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में ना बच्चों का कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट होता था। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक तरीके से वेल राउंड मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट है, जिसमें बच्चों का फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड मोरल ग्रोथ सब में ध्यान दिया जाता था। और इसमें बैलेंस्ड इंडिविजुअल मतलब बच्चों पे अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता था। सिर्फ पढ़ाई के अलावा इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता था। और फिर हम देखें सेल्फ रियलाइजेशन यानी बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करवाते थे ये लोग अच्छे तरीके से। बच्चों को ये बताते थे कि एजुकेशन जो है ना वो एक पाथ है खुद को समझने का, खुद को ट्रू सेल्फ, खुद की आत्मा को समझने का, और उसका जो कनेक्शन है यूनिवर्सल स्पिरिट यानी ब्राह्मण से, उसको समझने के लिए ये एजुकेशन ऐसा पाथ है, ये बताते थे। और ये बोलते थे कि सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन और जैसे हम जो नॉलेज गेन करते हैं, ये सब जो सेल्फ रिस्पेक्ट हम लोग की सेल्फ के लिए रहती है, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोक्ष के लिए। मोक्ष क्या होता है? लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। लिबरेशन का मतलब होता है निर्वाण, ठीक है। और मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे हमें एजुकेशन के गेन से होती थी, मतलब लर्निंग से होती थी। जितना ज़्यादा हम नॉलेज गेन करेंगे उससे हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर इसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जाती थी फैमिली के टूवर्ड्स, सोसाइटी के टूवर्ड्स, नेचर के टूवर्ड्स आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब बताई जाती थी, ठीक है। और ये बताया जाता था कि कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी में, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। हार्मनी विद एनवायरनमेंट मेंटेन करना चाहिए। और फिर मोरल एंड एथिकल वैल्यू के बारे में बताया गया था। ट्रूथफुलनेस, ह्यूमिलिटी, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई थी, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों का कैरेक्टर फॉर्मेशन होता था। कैरेक्टर फॉर्मेशन में एक चीज़ बताई गई थी, मोरालिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। एज यू नो मोरालिटी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर मोरालिटी के अलावा लर्निंग नहीं है तो वो यूज़लेस है। अगर मोरालिटी नहीं है उस लर्निंग में तो लर्निंग से डिवाइडेड है वो चीज़, तो वो यूज़लेस है। ऐसी लर्निंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सिंपल लाइफ इंकरेज करते थे, एकदम सिंपल लाइफ इंकरेज करते थे, यानी कि आपको एकदम सिंपल रहना है, प्लेन फूड खाना है, आपको कंफर्ट वगैरह, प्लेजर वगैरह, ये सब लग्जरीज वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, आपको एकदम प्लेन फूड खाना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स को ब्रह्मचारी कहते थे। और जो टीचर्स रहते थे वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे बल्कि बच्चों के मोरल बिहेवियर को देखते थे, ठीक है। इसके बाद है प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। वो लोग स्प्रेड कराते थे अपने कल्चर्स को। वेदास वगैरह यहाँ पे सब आ जाते हैं, ठीक है। एजुकेशन को वो ऐसे देखते थे कि वो पास करें अपनी ट्रेडिशन को जनरेशन से जनरेशन, ठीक है। स्टूडेंट्स को 3 डेप्थ पढ़ाई जाती थी, एक तो गॉड के लिए, एक तो पास्ट गुरुज के लिए, और एक तो एंसेस्टर्स के लिए पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और इसमें सबसे पहली बात है जो गुरुज के लिए रहती थी कि स्टूडेंट को मतलब गुरुज को कैसे सर्व करना है ये सीखना चाहिए। दूसरी चीज़ होती थी कि सेकेंड डेप्थ जो होती थी कि अपने पास्ट इंटेलेक्चुअल्स को लर्न करने से, ठीक है। उसके बाद थर्ड डेप्थ होती थी अपने एंसेस्टर्स को, मतलब यानी कि अपनी जो नई जनरेशन आने वाली है उनको पढ़ाना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको रेस करना, ये उनकी थर्ड डेप्थ थी, ठीक है। उसके बाद गेन नॉलेज, तो आपको पता है कि अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए नॉलेज गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही मतलब हो सकता है मोक्ष प्राप्त होने के लिए हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा, ठीक है। और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट वाज नॉट नॉलेज एज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं रहता, बल्कि अपने सेल्फ रियलाइजेशन, कंप्लीट सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन ऑफ सोल के लिए था, जो कि हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है सैलिएंट फीचर्स में आप देखें वहाँ पे गुरुकुल सिस्टम था।
गुरुकुल सिस्टम था, यानी गुरुकुल में पढ़ाई कराई जाती थी बच्चों को। बच्चे टीचर्स के साथ ही रहते थे। आपको मैं एक पिक दिखाती हूँ। ऐसे गुरुकुल में पढ़ाई करवाते थे, ऐसे बच्चे बैठे रहते थे, ऐसे गुरु पढ़ाते थे, और मतलब एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को। एक नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता था, अच्छा सा इन्वायरमेंट, ठीक है। वहाँ पे बच्चे और टीचर दोनों रहते भी थे साथ में, ठीक है। और कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम यानी कि उस टाइम पे ना बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता था। वेदास पढ़ाए जाते थे, उपनिषद, ग्रामर, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मार्शल आर्ट्स, ये सब पढ़ाया जाता था, ठीक है। और बच्चों को वेल राउंडेड एजुकेशन दिया जाता था। और इसके अलावा यहाँ पे दो तरीके से करिकुलम इनका बटा हुआ था, लौकिक और अलौकिक। लौकिक में वो मैथ्स, फिलॉसफी, ग्रामर, जो ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, फिलॉसफी वगैरह ये सब पढ़ाई जाती थी। लेकिन अलौकिक और परा में वेदास के बारे में, पुराण के बारे में, उपनिषद के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। इसके अलावा ओरल ट्रेडिशन देखा जाए तो ओरल ट्रेडिशन में नॉलेज जो होता था और ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको मेमोराइज कराया जाता था, ठीक है। और टीचिंग अक्रॉस जनरेशन चलती रहती थी। डिसिप्लिन एंड वैल्यू, उनको डिसिप्लिन बताया जाता था। एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स बताए जाते थे बच्चों को। डिसिप्लिन लाइफ दी जाती थी, अपहोल्ड करना वैल्यूज़ को जो कि गुरु बताते थे। डिसिप्लिन लाइफ, उनकी एकदम डिसिप्लिन में रहते थे वो बच्चे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और वो जो उनको गुरुज रहते थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें जो भी वैल्यूज़ बताई जाती थी, उन्हें जो भी चीज़ करने को कहा जाता था वो सब मानते थे, ठीक है। और कम्युनिटी सपोर्ट उनको गुरुकुल चलाने के लिए कैसे मिलता था, उन्हें डोनेशन मिलता था कम्युनिटीज से, ठीक है। किंग वगैरह सब डोनेशन देते थे, ऐसे उन लोगों का गुरुकुल चलता था। इसके अलावा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैसे होती थी, वहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, यानी कि गुरु शिष्य जो थे ना सेंट्रल थे वैदिक एजुकेशन सिस्टम के लिए। गुरु वॉज नॉट जस्ट अ टीचर बट ऑल्सो, गुरु सिर्फ टीचर नहीं था, वो एक मेंटर था, एक गाइडर था, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल था स्टूडेंट का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। ओरल ट्रांसमिशन होता था, ये तो अभी आपको पता है, मेमोराइज एंड रेसाइटेड टेक्स्ट, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होता था। मेमोराइजेशन तो वही उसी चीज़ को याद करना, मेमोराइज करना, ठीक है। बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट को बच्चों को ट्रेन किया जाता था कि वो मेमोराइज कर सकें, ठीक है। और डिस्कशन और डिबेट्स तो आपको पता होगा, आपके स्कूल में भी डिस्कशन और डिबेट्स तो होता रहता होगा, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना, मोबाइल मत लाना, मतलब मोबाइल यूज़ करना और मोबाइल नहीं यूज़ करना। कुछ लोग होते हैं कि मोबाइल यूज़ करना चाहिए, कुछ लोग होते हैं मोबाइल नहीं यूज़ करना चाहिए। मोबाइल के प्रोज एंड कॉन्स में जो डिबेट्स वगैरह होते हैं, एक्सेट्रा चीज़ें जिनमें भी डिबेट्स होता है, ठीक है। ऐसे डिस्कशन टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे। रीजनिंग स्किल्स डेवलप करते थे, ठीक है। और उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, एग्रीकल्चर की, क्राफ्ट की और वारफेयर की, ठीक है। उनको एसेंशियल लाइफ स्किल्स सिखाई जाती थी बच्चों को, ठीक है। उनको हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के लिए उनको प्रिपेयर करते थे बच्चों को। इसके अलावा जो यहाँ पे टीचिंग मेथड्स यूज़ होती थी, सो गाइस मेमोराइजेशन को तो आपको पता ही है कि लर्न कराते थे, बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट को लर्न कराना, मेमोराइज कराना, उन चीज़ को बार बार मेमोराइज करना, उसे बोलते हैं मेमोराइजेशन, ठीक है। इसके बाद इंट्रोस्पेक्शन मेथड टीचर यूज़ करते थे, यानी इंट्रोस्पेक्शन मेथड में ना जो 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले श्रवण आता है। श्रवण यानी कि जो उस चीज़ को सुनना, मतलब हम सुन के उस चीज़ में हम क्या उसकी समरी बनाते हैं, हम क्या चीज़ उसमें सोचते हैं कि हाँ इसमें हम लिसनिंग टू द टेक्स्ट को पहली बात श्रवण कहते हैं, ठीक है। और उस टीचर की नॉलेज को वो किस तरीके से स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है, सब अपने अलग अलग तरीके से टीचर की नॉलेज को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद मनन, जो भी उन्हें पढ़ाया गया है उस चीज़ का मनन करना, ठीक है। जो जो पढ़ाया गया है हम उससे क्या क्या हमें उससे सीख मिलती है, क्या क्या हम लर्न करते हैं, ठीक है। निधि ध्यान यानी कि ये तो आ जाता है मेडिटेशन में, ठीक है। इसके अलावा क्रिटिकल एनालिसिस यानी कि खुद का कंक्लूजन बनाना। हम बहुत सारी चीज़ें होती है, कभी कभी हम डिसएग्री हो जाते हैं टीचर से, क्योंकि हम खुद का अलग से कंक्लूजन बनाते हैं, हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, वो उस चीज़ों को सोचते हैं, दैट्स वाई हम उसमें अलग अलग कंक्लूजन बनाते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी चीज़ यूज़ होती थी। इसके बाद हैंड्स ऑन लर्निंग होती थी। हैंड्स ऑन लर्निंग यानी कि लर्निंग बाय डूइंग होती थी, मतलब वो बच्चों की प्रैक्टिस कराते थे उस चीज़ में। और सेमिनार तो आपको पता है, डिबेट्स वगैरह होती हैं, सेमिनार में डिस्कशन होता है, मेन तो सेमिनार में डिस्कशन होता है, चीज़ों के बारे में, टॉपिक के बारे में डिस्कशन होता है, उस टॉपिक के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए सेमिनार्स को ना अटेंड करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। इसके अलावा ये जो 2 पिक्स हैं, ये गुरुकुल की फ़ोटो मैंने लगा के रखी है, इसमें आप देख सकते हो गुरुकुल में कैसे पढ़ाई होती थी, बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, ओके।
और इसके बाद है संस्कार। वहाँ पे संस्कार होते थे, मतलब सेरेमनीज होती थी। सबसे पहले जो 5 एज में बच्चा आ जाता था तो वहाँ पे उस बच्चे की विद्या आरंभ रिचुअल होता था, विद्या आरंभ संस्कार होता था, ठीक है। इसमें ना प्राइमरी एजुकेशन के लिए मेनली ये होता था, ये किसी ऑस्पिशियस डे में मनाया जाता था, ठीक है। इसमें हरि, लक्ष्मी और सरस्वती, इन सब भगवानों की पूजा की जाती थी और मतलब बहुत सारी चीज़ें कराई जाती थी। राइस से अल्फ़ाबेट्स लिखाए जाते थे जब बच्चा 5 साल का हो जाता था, ठीक है। इसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता था, यानी 8 या फिर 10 या 12 साल का हो जाता था, तो उसकी उपनयन सेरेमनी होती थी, यानी कि यहाँ से उसका फॉर्मल और रेगुलर एजुकेशन स्टार्ट होता था, ठीक है। वैदिक एजुकेशन का बिगिनिंग यहीं से होता था। यहाँ पे जो ब्राह्मण रहते थे ना, ब्राह्मण की 8 साल की एज में उपनयन सेरेमनी होती थी और क्षत्रिय की 10 साल में और वैश्य की 12 साल में, ठीक है। इसमें ये लोग कपड़े ऐसे से पहनते थे। जो 8 साल के बच्चे थे वो मतलब ब्राह्मण बच्चे थे वो येलो कलर के कपड़े पहनते थे और क्षत्रिय बच्चों को व्हाइट कलर के कपड़े पहनाए जाते थे और केसरिया कलर के वैश्य बच्चों को पहनाए जाते थे, ठीक है। इसमें वैसे कहा जाता है कि इसे सेकंड बर्थ माना जाता है, कि बच्चे का एक सेकंड बर्थ हुआ है, ठीक है। ये द्विजास भी कहते हैं इसको और एक स्पिरिचुअल बर्थ भी कहते हैं। इसमें गायत्री जी को मदर माना जाता है और आचार्य को फादर माना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारा समावर्तन एंड कॉन्वोकेशन रिचुअल। ये एक ऐसा रिचुअल है जिसमें बच्चा जो होता है वो रिटर्न करता है, मतलब उस टाइम पे तो वो चला गया गुरुकुल में जाके पढ़ने लगा, वहीं पे जाके उपनयन सेरेमनी में वो जा चुका है, वो पढ़ने लगा, उसका रेगुलर एजुकेशन स्टार्ट हो गया। फिर ना समावर्तन में वो वहाँ से वापस आता है, यानी कि उसका फेयरवेल होता है एक तरीके से। तो रिटर्निंग होम ऑफ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट जो है ब्रह्मचारी है, स्टूडेंट को मतलब ब्रह्मचारी माना जाता है, उसकी एक स्टूडेंटशिप जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है, यानी उसका ब्रह्मचारी पीरियड खत्म हो चुका होता है। जैसे कि आप अभी 4 साल का कोर्स करो, जब आपका ये 4 साल का कोर्स खत्म हो जाएगा तो ये जो 4 साल के आपने स्टूडेंटशिप की है, जो आपका पीरियड है पढ़ने का, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है नो डेफिनेट एज। इसके लिए कोई डेफिनेट एज नहीं होती थी, ठीक है। इसमें सारे बच्चों के जो उनके मार्क होते थे स्टूडेंटशिप के वो सारे कट कर दिए जाते थे और फेयरवेल देते थे वो अपने टीचर्स को, गुरु दक्षिणा पे करते थे, जिनको पे करना वो गुरु दक्षिणा पे करते थे, ठीक है। और उन्होंने टीचर्स इन लोग को बहुत सारी सीख देते थे कि ट्रूथ बोलना हमेशा, जो अच्छी चीज़ है उसको करना, कभी भी ना चोरी मत करना, ठीक है। और स्टडीज़ से निगलेक्ट मत करना और मदर, फादर और टीचर और गेस्ट इन सबको ना गॉड के जैसे ट्रीट करना, वर्शिप करना इनकी गॉड के जैसे, ठीक है। इसके लिए कुछ एज ऐसे होती थी कि वाशु के लिए 24 साल, रुद्र के लिए 36 साल, आदित्य के लिए 48 साल होती थी, ठीक है। 24 ईयर्स फॉर वाशु, 36 ईयर फॉर रुद्र एंड 48 ईयर फॉर आदित्य। हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पे गुरुकुल्स हुए करते थे। गुरुकुल्स जो होते थे वो प्राइमरी सेंटर होते थे लर्निंग में, वहीं पे पढ़ाई की जाती थी। नेचुरल सराउंडिंग और पीसफुल इन्वायरमेंट, तो आपको यहाँ पे देख के पता ही चल गया होगा। तो देखो कैसा नेचुरल इन्वायरमेंट रहता था, पेड़ पौधे सब कुछ रहते थे, ठीक है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाया जाता था बाहर एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट में, कि बच्चे वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाए। ओके, सो कहाँ पे थे अपन? हाँ, और लर्निंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ होती थी बच्चों की। आश्रम जो था वो गुरु से मैनेज्ड था, मैनेज्ड जो करते थे वो गुरु ही मैनेज करते थे। वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते थे कि बच्चे अच्छे से हैं कि नहीं हैं, ठीक है। सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी रहती थी जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों साथ में रहते थे, ठीक है। इसके बाद जो फंडिंग होती थी, फंडेड जो था वो डोनेशन मिलता था, उसके लिए डोनेशन से ही इनका गुरुकुल चलता था, ठीक है। इसके अलावा सेल्फ सस्टेनिंग था, ठीक है। फार्मिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग ये सब जो थे ना स्टूडेंट्स करते थे, ठीक है। स्टूडेंट्स वहाँ पे सब कुछ करते थे। इससे ना बच्चों को लेबर की डिग्निटी पता चलती थी। इससे बच्चों को अच्छे तरीके से पता चलता था कि हमें कैसे हेल्प करना, हमें क्या कैसे करना है, फार्मिंग कैसे करना, कुकिंग कैसे करना, क्लीनिंग कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फ्री एजुकेशन था। यहाँ पे एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट था, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता था। यहाँ पे अगर बच्चा कोई मतलब देना चाहता है, अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहता है, तो वो गुरु दक्षिणा देता था। गुरु दक्षिणा में वो गुड्स दे सकता था, मनी दे सकता था, सर्विस कुछ भी दे सकता था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे तक्षशिला के बारे में पढ़ते हैं। तक्षशिला जो थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग थी। इसके बारे में आप और बहुत सारा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे अलग सा करिकुलम था, स्कॉलर्स थे यहाँ पे, स्कॉलर्स जैसे चाणक्य वगैरह थे। ये ना अभी पंजाब और पंजाब में पाकिस्तान में जो पंजाब जगह है ना वहाँ पे है तक्षशिला, ठीक है। और ये ना सेंटर ऑफ लर्निंग था उस टाइम पे, इस तरीके का दिखता था तक्षशिला, आप देख सकते हैं। इसके बाद नालंदा देखते हैं। नालंदा जो कि पिलकी गांव राजगीर बिहार में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत बड़ी लाइब्रेरी, बहुत एक्सटेंसिव लाइब्रेरी थी, ठीक है। पहली बात तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पे बहुत स्कॉलर्स, मॉन्क्स, ट्रेवलर और ने साइट को विजिट किया था। बहुत सारे लोग विजिट कर रहे थे इस साइट को।
नालंदा जो थी ना इम्पॉर्टेंट साइट थी कन्नौज एम्पायर में। कन्नौज एम्पायर में ये एक इम्पॉर्टेंट साइट थी। और ये जो इस्टेब्लिश हुई थी ना, ये गुप्त किंग जो कुमार गुप्त थे उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे, 2,000 स्कॉलर्स रहते थे, 2,000 स्कॉलर्स रहते थे और 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे, ठीक है। और जुआनजांग जो थे ना वो चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने यहाँ की स्ट्रक्चर बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी इन्होंने ही इन्होंने ही डिटेल्स दी थी, ठीक है। और इन्होंने ये भी अपने विवरण या फिर अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स यानी विवरण, इसमें मेंशन किया था 1,000 स्टूडेंट्स रहेंगे इस साइट में, ऐसा करके कुछ, ठीक है। इसके अलावा अपन नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। जो लाइब्रेरी थी ना, लाइब्रेरी उनकी बहुत सारे एजुकेशनल बुक्स थी, नोट्स थे स्कॉलर्स के, ठीक है। सो गाइस, नालंदा की लाइब्रेरी को धर्मगुंज भी कहते थे। धर्मगुंज यानी यहाँ पे माउंटेन ऑफ ट्रूथ्स कहते हैं धर्मगुंज को। माउंटेन ऑफ ट्रूथ्स यानी कि सत्य का पहाड़, ऐसा कुछ कह सकते हैं अपन। और ग्रेट सोर्स था बुद्धिस्ट नॉलेज के लिए भी, बुद्धिस्ट नॉलेज हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ भी कहते थे। अदर नेम जो दिया गया था धर्मगंजा नाइम, ठीक है, धर्मगंजा लिखा हुआ है इसमें, धर्मगंज वैसे कहेंगे, ये तो इसमें सब में लिखा ही रहता है। एंड इसका मीनिंग है ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ। ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ यानी कि जो सत्य का खजाना होता है, ऐसा कह सकते हैं, सत्य का खजाना कहते थे। कलेक्शन ऑफ 1000 बुक्स थी यहाँ पे, 1000 बुक्स थी। और मुगल शेक्ड द यूनिवर्सिटी, द लाइब्रेरी केप्ट बर्निंग फॉर ऑलमोस्ट 3 months। 3 महीने तक ये जल रही थी ये लाइब्रेरी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 3 बिल्डिंग थी, ओके। और ईच बिल्डिंग के पास एटलीस्ट 9 स्टोरीज थी, 9 स्टोरीज टॉल। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी उनका एक कुछ नाम था, लाइक बिल्डिंग वर रत्न सागर नाम था, सी ऑफ जेवेल। और रत्न दादी नाम था, ओशन ऑफ जेवेल। और आई थिंक एक नाम और था इसमें। सो गाइस, वो एक नाम आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। फिर गुरुकुल देखते हैं। तो गुरुकुल जो था वो इंडिया के अक्रॉस, गुरुकुल वगैरह ये जो चीज़ें हैं ना, गुरुकुल वहाँ पे बहुत फेमस गुरुकुल होती थी। वैशशिता, विश्वामित्र और द्रोणाचार्य ने जहाँ पे पढ़ाया था, उन्होंने पढ़ाया था गुरुकुल में। और इंस्टीट्यूशन वर नोन फॉर रिगरस ट्रेनिंग एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। एक है वैशशिताज आश्रम होता था वहाँ पे, जो कि स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल एजुकेशन के लिए जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड राम जी भी यहाँ पे आई थिंक स्टूडेंट थे। फेमस फॉर इट ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स एंड वारफेयर। द्रोणाचार्य तो आप जानते हैं, द्रोणाचार्य को बहुत अच्छे से आप महाभारत में जानते ही होंगे। तो वो वारफेयर और मार्शल आर्ट्स के लिए टीचिंग देते थे, ट्रेनिंग देते थे, टीचिंग, ठीक है, ओके, ट्रेनिंग देते थे बच्चों को। पांडव और कौरव, आप जानते हो कि पांडवाज एंड कौरवाज ये सब द्रोणाचार्य ही इनके टीचर थे। आपने महाभारत देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर एजुकेशन एट द टाइम ऑफ एपिक्स, रामायण एंड महाभारत। सो गाइज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एट द टाइम ऑफ एपिक्स, रामायण महाभारत में, ठीक है। उस टाइम पे कैसा एजुकेशन दिया जाता था। रामायण और महाभारत वैसे आप लोगों ने देखी होगी। तो उसमें सबसे पहले एजुकेशन ऑफ राम एंड लक्ष्मण देखते हैं। राम एंड लक्ष्मण को ना वैशशिता जी ने, उन्होंने गाइड किया था बच्चों को, उन दोनों को, मतलब राम और लक्ष्मण जी को उन्होंने गाइड किया था, ठीक है। इसमें इन्होंने इन लोगों को स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई कराई थी, फिलॉसफी और मार्शल आर्ट्स के बारे में इनको पढ़ाया गया था। इसके बाद उन्होंने वैल्यूज़ बताई थी, यानी उनकी ड्यूटी बताई थी, उनका धर्म बताया था। उन्हें ये बताया था कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए और डिवोशन टू ट्रूथ, सच बोलना चाहिए, ये सब सिखाया गया था। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी गई थी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में राम और लक्ष्मण जी ने ना, उन्होंने आर्करी, वारफेयर, स्टेट क्राफ्ट, ये सब चीज़ें सीखी थी। ये सब चीज़ें उनके गुरु ने उनको सिखाई थी। और मॉरल रिलेशन दिया गया था, उनको मॉरलिटी सिखाई गई थी, ठीक है। उनको कैसे डिसीजन लेना है, सही गलत, ये सब सिखाया गया था। और रोल ऑफ वुमेन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीता को एग्जाम्पलीफाई करके बताया गया है। सीता माता को एग्जाम्पलीफाई करके बताया गया है, उनकी लॉयल्टी, करेज और विजडम को देख के, ठीक है। वुमेन के एजुकेशन सोसाइटी में, रामायण में इनके एग्जाम्पलीफाई करके बताया गया सीता जी को। इसके बाद महाभारत में पांडव और कौरवास को जो द्रोणाचार्य जी थे ना, वो एजुकेशन देते थे। वो उन्हें वेदास, एथिक्स,
पॉलिटिक्स एंड वारफेयर के बारे में एजुकेशन दिए थे। इसके बाद एथिक्स एंड मोरालिटी के बारे में पढ़ाया गया था उन लोगों को। इम्पॉर्टेंस ऑफ धर्म और कंसिक्वेंस ऑफ कर्मा, धर्म, इन सब के बारे में उनको बताया गया था। लीडरशिप कैसे करना है, जस्टिस कैसे देना है, ये सब चीज़ों के बारे में उन लोगों को बताया गया था। उन्होंने पांडवास और कौरवास ने रिगरस ट्रेनिंग ली थी आर्करी में और मार्शल आर्ट्स में, ठीक है। और वेरियर्स का रोल कैसे प्रिपेयर करें, मतलब उनको प्रिपेयर करा रहे थे कि वो वेरियर का रोल कैसे निभाएं, ठीक है। इसके बाद फिलोसफिकल टीचिंग, इसमें भगवत गीता, महाभारत, इन सब के बारे में इनको बताया गया है। फिर इसके बाद है रोल ऑफ वुमेन में फीमेल कैरेक्टर्स लाइक द्रौपदी, इनको एग्जाम्पलीफाई करके बताया गया है कि वो कितना उन पे करेज था, विजडम, रेजिलियंस, ये सब के बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर के बारे में बताया गया जो कि द्रौपदी जी थी। इसमें फिर हम फीचर्स देखते हैं। मेन चीज़ वुमेन एजुकेशन के बारे में मैंने नहीं बताया, तो वुमेन एजुकेशन जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें इक्वल राइट्स था कि सारी वुमेन जो है ना वो एजुकेशन ले सकती हैं। फिर इसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि कास्ट के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन मिलेगा, कास्ट देख के एजुकेशन दिया जाएगा। इसके बाद जो ब्राह्मण सिस्टम थे उन्होंने क्या कहा कि शूद्र वाली कास्ट के वुमेन है ना उनको हायर एजुकेशन नहीं दिया जाए, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और ये वैदिक पीरियड में जो वुमेन की एज थी शादी के लिए वो 12 ईयर्स थी, ठीक है। 12 ईयर्स में वुमेन की शादी हो जाती थी और उनको कोई सेपरेट गुरुकुल नहीं दिया जाता था वुमेन के लिए कि ये वुमेन्स गुरुकुल है, जैसे वुमेन्स कॉलेज होता है ना, बहुत सारे कॉलेज होते हैं। फिर इसी वजह से फैमिली जो थी ना वो कुछ ऑर्डिनरी फैमिलीज थी, जो सिंपल फैमिलीज थी वो हायर एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाती थी, अपनी लड़कियों को वो हायर एजुकेशन नहीं दे पाते थे, ऑर्डिनरी फैमिलीज वाले। इसके अलावा जो फैमिलीज रॉयल फैमिलीज की थी, मतलब राजघराने की जो उनकी जो लड़कियां थी और मतलब महारानी वगैरह, मतलब जो राजघराने से बिलोंग करती थी, और गुरुज की जो डॉटर थी, इन सबको हायर एजुकेशन मिल जाता था, उनको हायर एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। और सो आई थिंक ये मैंने पूरा आप लोग को बता दिया। मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग अपने वीडियो में सेकेंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सेकेंड यूनिट है बुद्धिस्ट एंड जैन पीरियड, ओके। सो पहले हम विजन देखेंगे, बुद्धिस्ट एंड जैन पीरियड की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखेंगे, यहाँ पे फिनांस एंड मैनेजमेंट कैसे होता था ये देखेंगे, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और फेमस गुरु शिष्य के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन जैन धर्म से, ओके। सो हम सबसे पहली चीज़ पता है यहाँ पे जो पढ़ाई होती थी, मतलब ये मठ और विहारास में पढ़ाई होती थी, मठ्स और विहारास थे वो यहाँ पे पढ़ाई होती थी, ठीक है। सो आर के मुखर्जी जी ने भी यही बात कही। फिर इसके बाद हम एम देखते हैं। सो एम में सबसे पहली चीज़ है फिज़िकल डेवलपमेंट। सो फिज़िकल डेवलपमेंट होता था कि उनको जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गुड हेल्थ दे उनको, और वो मतलब अच्छा सा काम कर्मा कर पाएँ, अच्छी चीज़ वेल परफॉर्म कर पाएँ हर चीज़ में। और सेकेंड इनका एम था एजुकेशन का डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, कि वो नॉलेज दे पाएँ। और मतलब एक चीज़ है, लॉर्ड बुद्धा जी ने ये कहा था कि जो सब चीज़ की सफरिंग है वो अज्ञानता है, मतलब जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ अज्ञानता की वजह से हो रहा है। दैट्स वाई उन्होंने कहा था कि ट्रू नॉलेज इज सो मच इम्पॉर्टेंट, एंड नॉलेज डेवलप कर सके स्टूडेंट्स का। देन इसके बाद है एजुकेशन ऑफ सोशल बिहेवियर। इसमें देखा जाए तो सोशल बिहेवियर में उन लोगों ने बच्चों का ये है कि उनको अटेंशन, सिंपैथी एंड काइंडनेस के बारे में बताया जाए विदाउट कंपेशन। तो इन्होंने एक चीज़ और कहा गया था इसमें कि कोई इंसान जो है वो दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता विदाउट कंपेशन। एक बात बताओ, हम किसी और की फीलिंग्स अगर जब हमारे साथ वो नहीं हो रहा है तो हम नहीं समझ सकते, तो हमें कंपेशन की ज़रूरत पड़ती है, दया भावना की ज़रूरत पड़ती है, सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तभी हम दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। फिर है प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर। तो ये बस अपने रिलीजन, कल्चर और इन सब को प्रिजर्व करने के लिए उस चीज़ को स्प्रेड कर रहे थे, ठीक है। और मठ और विहारास में बुद्धिस्ट रिलीजन एंड फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। फिर कैरेक्टर फॉर्मेशन देखा जाए तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस बताई जा रही थी कंपैशन एंड काइंडनेस की। स्टूडेंट मठ एंड विहारास में पढ़ते थे और वो 10 रूल्स पढ़ते थे स्टूडेंट मठ्स एंड विहार्स में।
और वोकेशनल डेवलपमेंट होता था, यानी कि वो कैसे सफरिंग ओवरकम कर सके, जिनकी हंगर में सफरिंग हो रही है। और मतलब ये था कि जैसे अगर अपन वैदिक पीरियड में देखते हैं, वैदिक पीरियड में कास्ट पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना एंट्रेंस एग्जाम होता था, यानी कि यहाँ पे बेसिस ऑफ एबिलिटी देखी जाती थी, उस बच्चे की एबिलिटी देखी जाती थी, तब जाके उसे एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। फिर एजुकेशन ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, तो ये वही है, रिलीजन एंड फिलोसफी बुद्धिस्ट एजुकेशन का इन सबको स्प्रेड करते थे, और कंपलसरी था इनका करिकुलम, जो भी इन्होंने लिख के रखा था वो करिकुलम में वो कंपलसरी था। यहाँ पे एडमिशन रिचुअल्स होते थे। तो एडमिशन रिचुअल्स जो थे ना, उसमें सेरेमनीज होती थी। तो पबज्जा सेरेमनी होती थी, उपसंपदा सेरेमनी होती थी, 2 सेरेमनीज होती थी। और आपको याद होगा कि वहाँ पे कौन कौन सी सेरेमनीज होती थी, आप उसकी अच्छे से याद कर लीजिएगा, वैदिक में कौन कौन सी सेरेमनीज होती थी। एंड पबज्जा सेरेमनी जो होती थी, पबज्जा का मतलब होता है कि बाहर जाना, ठीक है। इसमें बच्चा जो होता है ना, मोनेस्ट्री यानी मठ विहार उन सब में ना एडमिट हो जाता है, मतलब उसका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसे अपना वर्ल्डली फैमिली रिलेशनशिप सब कुछ ख़त्म करना रहता है, ठीक है। उसे यहाँ पे कोई कास्ट, मतलब यहाँ पे वैसे कास्ट से कोई एडमिशन नहीं होता था, ठीक है। और इसके बाद होता था पवज्जा सेरेमनी, मतलब वही पवज्जा सेरेमनी के बारे में ही बात करें हम लोग। पर पवज्जा सेरेमनी में वो येलो क्लोथ्स पहनते थे, और अपना जो हेड है वो शेव वगैरह करवाना, वही चीज़ है, ठीक है। और वो रेफ्यूज लेते थे, वो बुद्धा के लिए रहते थे, रिलीजन के लिए रहते थे, ऑर्डर के लिए रहते थे। ये 3 रेफ्यूजेस लेते थे। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो जब बच्चे का एडमिशन हो जाता था उसे श्रमण बोल दिया जाता था। तो जब श्रमण बोलते थे तो इसमें उनको ना 10 सजेशन दी जाती थी। सो 10 सजेशन ये थी कि उनको वायलेंस, नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस नहीं करना है, उनको नॉन वायलेंस पे प्रैक्टिस करना, मतलब नॉन वायलेंस पे रहना है, ठीक है। गांधी जी वाला रूल फॉलो करना, नॉन वायलेंस वाला, और हमेशा सच बोलना है, चोरी नहीं करना, डू नॉट स्टील, और डू नॉट कलेक्ट, ओके, ऑब्जर्व सेलिबेसी, यानी कि शादी नहीं करना, मतलब अविवाहित रहना है आपको, और गिव अप लग्जरी, सारी लग्जरी चीज़ें को गिव अप कर देना है, और आपको फीमेल्स को टच नहीं करना है, और कोई भी फ्रेगरेंट थिंग्स को आपको यूज़ नहीं करना है, और किसी भी चीज़ को एकदम अल्टीमेटली जल्दी से नहीं खाना है, और सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल बेड, ये सब चीज़ यूज़ नहीं करना, लग्जरी चीज़ेस बिल्कुल मत यूज़ करना, ऐसा है इनका रूल, ठीक है। चाइल्ड जो है ना, वो तभी भी एडमिट तभी करा जा सकता था उस वहाँ पे जब उसके पेरेंट्स जो है ना उनका कंसेंट हो। अगर पेरेंट्स चाहेंगे तभी उनका एडमिशन हो सकता था। और देखा जाए तो ठीक है, पवज्जा सेरेमनी के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए होती है, 8 साल चाहिए होती है, ठीक है। 8 साल चाहिए होती है उसको। पूरे जब पवज्जा सेरेमनी में हो जाती है ना, तो उसमें ना उस बच्चे को पूरा अपने सारे क्लोथ्स, मैनर और जैसा वो रहता है ना, वो सारी चीज़ें उसको चेंज करनी पड़ती है। और पवज्जा सेरेमनी जो है ना, वो 12 साल तक चलती रहती है, ठीक है। तो जब वो 20 साल का हो जाता है बच्चा, जैसे 8 साल से 12 साल उसने पवज्जा सेरेमनी में रह लिया, 8 से 12 साल यानी 8, 12, और फिर इसको मान लो 20 ईयर्स, जो 20 ईयर्स का हो जाता है वो, तब वो उपसंपदा सेरेमनी में जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे पवज्जा सेरेमनी, येलो क्लोथ्स वगैरह, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। फिर उपसंपदा सेरेमनी जो होती है ना, इसमें ना 12 साल का पवज्जा सेरेमनी करके ही वो उपसंपदा सेरेमनी में आ सकता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि यहाँ पे पाली लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे के पास 2 चॉइसेस रहते थे, या तो तुम घर वापस चले जाओ, फर्स्ट वाली रहती थी एंटर योर हाउस होल्ड लाइफ, या तो तुम बुद्धिज्म को प्रमोट करो, हमारे रिलीजन को प्रमोट करो। 2 चांसेस, बुद्धिज्म को प्रमोट किया तो इसका मतलब है आप उपसंपदा सेरेमनी में तभी आप जा सकते हो, ठीक है। उपसंपदा सेरेमनी जो होते हैं ना, अगर जो सेकंड वाला पाथ यानी कि बुद्धिज्म को प्रमोट करने वाला पाथ चूज करते हैं वो जाते हैं, और उनको एक पक्के भिक्षुक के नाम से कहा जाता है। जो पहले जो बच्चे रहते हैं उनको भिक्षुक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को भिक्षुक कहते हैं। अगर वो स्टूडेंट उपसंपदा राइट पे जा रहा है, इसका मतलब वो पक्का भिक्षुक है, ठीक है। उसको ना 10 मॉन्क्स के सामने ये पूरी सेरेमनीज की जाती थी, ठीक है। मॉन्क्स यानी भिक्षुक, ठीक है, उनके सामने ये सेरेमनी की जाती थी। और फिर ना इसमें ये था रहता था, आपको अपना फैमिली रिलेशनशिप, वर्ल्डली, आपको फैमिली रिलेशनशिप पूरा तोड़ देना है, बिल्कुल आप पूरे तरीके से समर्पित हो जाइए इस बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए।
फिर एजुकेशनल फाइनेंस क्या था, तो यहाँ पे बहुत स्टेबल रहता था, क्योंकि यहाँ पे ना संघ वगैरह, मोनेस्ट्री वगैरह, ये सब ना जो फंड, जो भी बच्चों को पढ़ाई होती थी ना, सबका डोनेशन वगैरह, जो वहाँ पे डोनेशन सिस्टम चलता था, यहाँ पे संघ जो रहते थे वो इसके लिए पैसा देते थे, ठीक है। और ये यहाँ पे सिस्टम जो होता था स्टेबल रहता था। इनको स्टेट से हेल्प मिलती थी, और इसके अलावा सारे कास्ट के, रिलीजन के, सारे रिच पुअर सब कुछ यहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं। वुमेन वैसे नहीं ले सकते हैं, इसको इधर हटा सकते हैं। तो यहाँ पे वुमेन एजुकेशन जो इनिशियली था वो प्रोहिबिटेड था, उनको कोई भी ये नहीं था कि वो पढ़ सकती है, नहीं आप मोनेस्ट्रीज ज्वाइन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में उनको परमिशन दे दी गई थी, ठीक है। फिर भी स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए थे, और उन्हें ना परमानेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी, संघ में कभी भी परमानेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी। उसके बाद हम देखें यहाँ पे करिकुलम क्या रहता था। प्राइमरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, सिंपल मैथमेटिक्स बताई जाती थी, और 49 लेटर्स जो कि पाली लैंग्वेज में 49 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन चीज़ों को उनका नॉलेज दिया जाता था। उनको 5 तरीके की डिफरेंट साइंस पढ़ाई जाती थी, मॉर्फोलॉजी, मेडिसिन, मैसनी, ये सब तरीके की पढ़ाई जाती थी। और फिर हायर एजुकेशन में देखा जाए तो हायर एजुकेशन में उनको ग्रामर, संस्कृत, नक्षत्र शास्त्र, कौशल, त्रिपिटिका, ये सब पढ़ाई जाती थी। 5 साइंसेस पढ़ाई जाती थी। और एक चीज़ और है, अगर त्रिपिटिका का आपका MCQ पूछ सकते हैं कि मतलब कौन कौन से त्रिपिटिका होते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके के होते हैं, सूत्र पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए ड्यूरेशन क्या होता था, ड्यूरेशन 12 साल का रहता था। 12 साल में ये हायर एजुकेशन, वही जो उपसंपदा सेरेमनी में, ठीक है, उपसंपदा नहीं, पवज्जा सेरेमनी में जब ये 12 साल का हो जाता था, ठीक है। ये पवज्जा सेरेमनी में ही रहेगा ना 12 साल का, क्योंकि पहले 8 साल से वो पूरा 20 साल तक तो पवज्जा सेरेमनी में ही रहता है, ठीक है। इसके बाद ये यही सारी पाली, प्राकृत, संस्कृत वगैरह ये सब कुछ पढ़ता है। इसके बाद हम भिक्षु करिकुलम ऑफ भिक्षु एजुकेशन में देखा जाए, इनकी करिकुलम जो होता था वो 8 साल का रहता था, और इसमें ये सब लोग बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में पढ़ते थे, और त्रिपिटिकास के बारे में पढ़ते थे। ये बहुत, मतलब ये MCQs ज़्यादातर बनते हैं इससे, सुत्त पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम पिटिका, ठीक है। इसके बाद हम टीचिंग मेथड देखा जाए तो टीचिंग मेथड ये कौन कौन सी यूज़ होती है, जैन और बुद्धिस्ट में दोनों में यही यूज़ होती हैं। तो इमिटेशन मेथड यूज़ होती है। इमिटेशन मेथड आपको पता हो गया कि इमिटेशन मेथड में क्या होता है कि मतलब जो बच्चा है ना वो टीचर को देख देख के उस चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है, पूरा कॉपी करता है, ठीक है, वही इमिटेशन मेथड होता है। लाइक अगर टीचर कुछ बोल रहा है उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बच्चे, या फिर कोई भी टीचर लिख रहा है, बोर्ड पर लिख रहा है, उसी चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड क्या होती है, क्वेश्चन आंसर मेथड आपको पता है, क्वेश्चन आंसर पूछना वैसे ही, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मेथड, एक्सप्लेन करके बच्चे को पढ़ाना, लेसन का मीनिंग समझाना, डिटेल में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। फिर डिबेट एंड लॉजिक मेथड, डिबेट में किसी भी टॉपिक को पकड़ लिया, उसी टॉपिक पे डिबेट हो गई, ये तो होता रहता है ना स्कूल्स में, आप लोग को पता ही होगा। लेक्चर मेथड, लेक्चर देना, ग्रेट स्कॉलर्स आते थे वहाँ पे पढ़ाने आते थे, वो लेक्चर देते थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करते थे, उनको समझाते थे बच्चों को। इसके बाद हम देखें, ये हिंदी में लिखा हुआ है वैसे, ये कॉन्फ्रेंस मेथड होती थी। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए स्कॉलर्स को बहुत जगह से इनवाइट किया जाता था और वो उस चीज़ को पढ़ाते थे, ठीक है। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस मेथड। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड तो आप जानते हो, बच्चों को किसी भी चीज़ को करके दिखाया जाए, कुछ भी, कि वो बच्चा समझे, उस चीज़ को देख के उस चीज़ को सीखे, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी मेथड तो आप जानते हो, लाइब्रेरीज वगैरह यहाँ पे रहती थी, तो लाइब्रेरीज में जाके सेल्फ स्टडीज़ तो आप खुद ही करते होगे ना, बहुत लोग करते हैं सेल्फ स्टडीज़, है ना। फिर इसके बाद है मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो मेरिट्स में देखा जाए तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहता था यहाँ पे, और यहाँ पे फ्री प्राइमरी एजुकेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन रहता था और फ्री प्राइमरी एजुकेशन रहता था। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन दिया जाता था, अलग अलग लेवल पे इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती थी एजुकेशन के, मतलब कास्ट, वही चीज़ आ गई ना, यहाँ पे कास्ट का कोई भी वो नहीं था कि कोई भी कास्ट को आप पढ़ सकते हो। ब्रॉड एम्स थे और आइडियल ऑफ एजुकेशन था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखा जाए तो ये मतलब संघ वगैरह जो थे ना, वो उस चीज़ को, यहाँ का एकदम एक स्टेबल चीज़ था कि कैसे उसको चलाया जाए, जो मठ और विहारास थे इसको कैसे चलाया जाए, इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संघास पे डिपेंड रहता था, पूरा संघ जो होता है वो कंट्रोल करता था। फ्री प्राइमरी एजुकेशन होता था, मतलब एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन रहता था वो फ्री रहता था, लेकिन जो हायर एजुकेशन रहता था उसके लिए फीस चार्ज करते थे ये लोग, ठीक है। और स्कॉलरशिप भी दी जाती थी।
कास्ट एंड रिलीजन के बेस में शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड इकोनॉमिक कंडीशन और एबिलिटी को देख के देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल। फिर यहाँ पे अलग अलग प्राइमरी और हायर एजुकेशन सबके लिए अलग अलग तरीके से कैसे कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन क्या क्या बच्चे को पहले सिखाना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी में ये रहता है कि पहले प्राइमरी में उस बच्चे को पहले ये बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं अच्छे से, फिर वो जो हायर में उसको काम आती है वही चीज़, ठीक है। इसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते थे, कोई भी कास्ट का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं था, ठीक है। इसके बाद है ब्रॉड एम्स एंड आइडियल ऑफ एजुकेशन, यानी कि एम्स बहुत सारे थे बुद्धिस्ट एजुकेशन के, फिजिकल डेवलपमेंट, नॉलेज का इंक्रीज, वो तो अपन ने ऊपर ही पढ़ लिया था, ठीक है। पर वीकनेस क्या थी, वर्ल्डली लाइफ को निगलेक्ट कर दिया। भाई तुम अपने घर की कोई भी लाइफ नहीं जी सकते भाई, शादी नहीं कर सकते, कुछ भी, अपने घर वालों से पूरा रिश्ता तोड़ देना, पूरी वर्ल्डली लाइफ को निगलेक्ट कर दिया गया। वुमेन एजुकेशन था नहीं, और मिलिट्री ट्रेनिंग भी निगलेक्ट कर दी गई, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गाइस, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड, इन दोनों में कौन सी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इनमें। तो इनका एजुकेशन का सेम गोल था कि सेल्वेशन, यानी कि जो नॉलेज ये लोग गेन करते थे उसको उनको सेल्वेशन मिल जाए, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन वॉज इम्पार्टेंट इन नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाते थे, मठ और विहारास में भी नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाते हैं और गुरुकुल में भी नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ाते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ हार्ड रहती थी, दोनों में हार्ड रहती थी। वहाँ पे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड लाइफ लेती थी, क्योंकि रूल्स वगैरह सब कुछ आ जाता है ना। और स्ट्रिक्ट कोड ऑफ मोरालिटी, यानी नैतिकता के लिए स्ट्रिक्ट कोड था, ठीक है। और रिलीजन डोमिनेटेड एजुकेशन सिस्टम, रिलीजन डोमिनेटेड भी था, है ना। इसके बाद एक क्लोज बॉन्ड ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, हाँ रिस्पेक्ट करते थे टीचर और स्टूडेंट में, अच्छा बॉन्ड था, एक अच्छा बॉन्ड था टीचर और स्टूडेंट में, ठीक है। बोथ आर एंशिएंट, दोनों पुराने हैं, ठीक है। डोनेशन सिस्टम होता था, इसमें भी डोनेशन सिस्टम होता था सबसे पहले वाले में, उसमें क्या बोलते थे, डोनेशन किंग वगैरह से लेते थे। और यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है इसमें संघास से लेते हैं। फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, दोनों में सेरेमनीज होती थी, उसमें भी सेरेमनीज होती थी, इसमें भी सेरेमनीज होती थी। और फिर सिंपल लाइफ और प्लेन फूड खाते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं भाई, लग्जरी कुछ नहीं उनके पास। फिर इसके बाद वैदिक एंड बुद्धिस्ट। सो वैदिक एंड बुद्धिस्ट में देखा जाए तो एजुकेशन जो है गुरुकुल में दिया जाता था वैदिक में, और बुद्धिस्ट में एजुकेशन मठ एंड विहारास में दिया जाता था। वैदिक में पुअरली फंडेड सिस्टम था, क्योंकि किंग विंग इन सब से डोनेशन भिक्षा मांग के बहुत हो जाता था। ये रिचली फंडेड सिस्टम रहता था, क्योंकि संघास इनको डोनेट कर देते थे। और स्टूडेंट यहाँ पे ब्रह्मचारी कहलाते थे और यहाँ पे भिक्षु कहलाते थे। यहाँ पे कोई भी पब्लिक एजुकेशन नहीं था और यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन था। यहाँ पे वुमेन एजुकेशन था पर यहाँ पे वुमेन एजुकेशन नहीं था। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, मतलब यार ये लोग बस ऐसे ही एंट्रेंस एग्जाम कुछ नहीं लेते थे, पर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम लेते थे गाइस। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता था बच्चों का, उनकी एबिलिटी देख के उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। यहाँ पे 7 नंबर पे संस्कृत लैंग्वेज मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब वैदिक पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज थी। बुद्धिस्ट में पाली लैंग्वेज थी, ठीक है। इसके बाद सो गाइज यहाँ पे बुद्धिस्ट में मिलिट्री एजुकेशन नहीं होता था और यहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन होता था, थोड़ा बहुत मिलिट्री एजुकेशन होता था। हेलो ITPians, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन एजुकेशन। सो ये हमारी सेकेंड यूनिट है, इसका सेकेंड पार्ट है ये वीडियो, जैन एजुकेशन। सो जैन एजुकेशन जो होता है ना वो प्री हिस्टोरिक टाइम से चलता आ रहा है और इसमें 24 तीर्थकार्स हैं और जो महावीर स्वामी जी हैं वो लास्ट हैं। और यहाँ पे बहुत सारे सोल्स हैं जो कि देयर आर लिविंग बींग्स, और यहाँ पे वो ये मानते हैं, सोल्स को मानते हैं, ये मानते हैं कि हमारे जो एग्जिस्टेंस ऑफ सोल्स को मानते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को नहीं मानते। वो ये नहीं बोलते कि कोई एक सुप्रीम सोल है जो कि पूरे वर्ल्ड को जिसने क्रिएट किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो है सोल, अपनी आत्मा ही है जो सब कुछ है। वो ये भी मानते हैं कि जो सोल है वो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स में भी है, और ये मानते हैं कि हमारे को इन्फिनाइट कंसिस्टनेस, पावर एंड हैप्पीनेस मिलेगी अगर सारे कर्मास और बॉन्डेज जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फिर हम देखें अकॉर्डिंग टू जैनिज्म 3 रत्न माने जाते हैं। फर्स्ट है राइट फिलॉसफी, दूसरा है राइट नॉलेज, तीसरा है राइट कंडक्ट। और 5 थिंग्स जो कि करना चाहिए लोगों को, पहली चीज़ मतलब नहीं करना चाहिए, 5 थिंग्स उन्होंने बताई थी राइट कंडक्ट में ये बताया गया था कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हमें लग्जरी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद है नॉट टू बी अनचेस्ट, यानी कि अपवित्र नहीं रहना चाहिए। नॉट टू इंजर, यानी कि किसी को हमें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए।
और वो ये मानते हैं कि कोई भी सुपीरियर सोल नहीं है। इसके बाद 9 तत्व हैं। 9 तत्व में जीवा होती है, वो सोल और लिविंग बीइंग है। अजीवा जो है एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। और पुण्य जो कि हम अच्छा काम करते हैं उसका रिजल्ट, पाप जो कि हम बुरा काम करते हैं वो, और अश्रव जो है जो कि कर्मा की ग्रोथ होती है, उसे बोलते हैं इन्फ्लक्स और ऑफ कर्मा। इन्फ्लक्स यानी कि ग्रोथ। इसके बाद बंध जो देखते हैं तो ये कर्मा का जो बॉन्डेज है, बंधन है। इसके बाद हम देखते हैं सांवर। सांवर जो है उसका मतलब है कर्मा का जो राइजिंग हो रहा है वो रुक जाना। फिर निर्जरा जो है उसका मतलब है कर्मा को रिमूव कर देना। फिर मोक्ष जो है, मोक्ष यानी कि हमें कर्मा से पूरी तरीके से फ्रीडम, आज़ादी मिल चुकी है, अब कर्मा का कोई टेंशन नहीं है। देखते हैं टाइप्स एंड सेक्शंस ऑफ जैन। सो इधर 2 टाइप्स थे, श्वेतांबर्स एंड दिगंबर्स। श्वेतांबर्स जो थे वो हमेशा वाइट क्लोथ्स पहनते थे और वो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते थे और वो महावीर स्वामी जी को मैरिड मानते थे। और जो दिगंबर होते थे वो मानते थे कि जो मॉन्क्स होते हैं, मतलब दिगंबर वाले जो लोग थे वो कोई भी क्लोथ्स नहीं पहनते थे और वो जैनिज्म को स्ट्रिक्टली मानते थे, ठीक है, उनके रूल्स को फॉलो करते थे। और वो महावीर स्वामी जी को बाल ब्रह्मचारी मानते थे। इसके बाद अगर अपन और देखें तो गोल्स ऑफ जैन एजुकेशन था मोक्ष और पर्सनल ग्रोथ। मोक्ष यानी कि उनका मेन गोल था कि वो कर्मा से मुक्त हो जाए। जब वो कर्मा से मुक्त हो जाएंगे तब उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। एंड इसके बाद पर्सनल ग्रोथ यानी कि वो हमेशा राइट थिंग्स करना चाहते थे और लाइफ की डीपर मीनिंग को समझना। और इसके बाद अपन इसके मेन फीचर्स देखें तो इनका मेन फीचर था एवरीवन इज इक्वल, सब इक्वल हैं। और वो ये मानते थे कि कोई भी कास्ट और जेंडर जो है वो मैटर नहीं करता है, सबको पढ़ना चाहिए। इसके बाद है कंप्लीट डेवलपमेंट। वो पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट यानी कि माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट सबका कंप्लीट डेवलपमेंट होना। एजुकेशन सिर्फ बुक्स से नहीं, वो ये मानते थे कि एजुकेशन सिर्फ बुक्स से रिलेटेड चीज़ नहीं है कि ओनली बुक्स पढ़ लिया तो एजुकेशन है, नहीं, अपने पूरे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का डेवलपमेंट होना वो होता है एजुकेशन। नॉन वायलेंस यानी कि वो सारे लिविंग थिंग्स को रिस्पेक्ट करते थे, वो किसी भी चीज़ को हार्म नहीं करना चाहते थे। इसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में लैंग्वेज देखी जाए तो क्लासेस जो थी वो लोकल लैंग्वेज में दी जाती थी और वो ऐसा होता था कि वो सब समझ पाए, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते थे जिससे सारे बच्चे उस चीज़ को समझ पाए। देन है बोथ जेंडर्स, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो थे ना वो साथ में पढ़ते थे। वहाँ पे प्लेसेस ऑफ स्टडी देखा जाए तो वहाँ पे टेम्पल्स पे पढ़ते थे वो लोग, मोनेस्ट्रीज़ में पढ़ते थे, ये चीज़ें यहाँ पे पढ़ते थे। वहाँ पे मेथड कौन कौन सी यूज़ होती थी टीचिंग में? एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ होती थी, यानी एक्सपेरिमेंट से बच्चों को पढ़ाते थे वो लोग। प्रोजेक्ट मेथड यूज़ होती थी, प्रोजेक्ट देते थे, या फिर हाँ वही प्रोजेक्ट मेथड में प्रोजेक्ट देते थे बच्चों को। देन इसके बाद डिबेट मेथड यूज़ करते थे, किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को लेकर उस पर डिबेट करना, ठीक है। इसके बाद डिस्कशन, किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करते थे, वो डिस्कशन मेथड हो गया। लेक्चर मेथड यानी कि लेक्चर जिससे बच्चों को सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद है क्वेश्चन एंड आंसर। सो क्वेश्चन आंसर मेथड तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर पूछना उससे रिलेटेड। इसके बाद इनके करिकुलम में सोशल साइंस, मोरल साइंस एंड वोकेशनल एजुकेशन था। और यहाँ पे इनका जो करिकुलम था वो त्रिरत्न को भी अटेनमेंट कैसे हो उसके लिए भी था। और करिकुलम में वैसे सब्जेक्ट्स थे जो कि ये बताते थे कि नॉन वायलेंस रखना चाहिए, मतलब वायलेंस नहीं करना चाहिए। और इन्हें 5 बेसिक वोज बताते थे। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, यानी कि किसी भी लिविंग बींग्स को हार्म नहीं करना। ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलना। और नॉन स्टीलिंग, किसी से चोरी नहीं करना। और ब्रह्मचार्य यानी कि एकदम सिंपल तरीके से रहना। इसके बाद है नॉन अटैचमेंट, नॉन पोजीशन, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखना, किसी भी थिंग, पर्सन, किसी से अटैचमेंट मत रखना। इसके बाद फिनांस एंड मैनेजमेंट में देखा जाए तो डोनेशन और कम्युनिटी सपोर्ट से इनका एजुकेशन चलता था। एजुकेशन की जहाँ पे भी इनकी पढ़ाई होती थी वो सब सिर्फ डोनेशन एंड कम्युनिटी सपोर्ट से चलता था। यहाँ के फेमस टीचर एंड स्टूडेंट देखा जाए तो आचार्य भद्रबहू और आचार्य कुंद जो थे यहाँ के फेमस टीचर थे। और जो आचार्य भद्रबहू थे वो फेमस टीचर थे, वो बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट उन्होंने लिखा था। और जो आचार्य कुंद है उन्होंने डीप स्पिरिचुअल टीचिंग दी थी जो कि अभी भी इन्फ्लुएंशियल है हमारे लिए।
इसके बाद देखा जाए कंपैरिजन करेंगे अगर हम बुद्धिस्ट एजुकेशन से, तो इनके सिमिलर गोल्स थे कि लिबरेशन का अटेनमेंट करना है, लिबरेशन चाहिए, और मोरल कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना है, और टीचिंग प्लेसेस भी ऐसी थी, मठ एंड विहारास थे, तो यहाँ पे भी वही है। नॉन वायलेंस जो है, नॉन वायलेंस एंड कंपैरिजन दोनों में यही बताया जाता था कि नॉन वायलेंस रखना है। सो गाइज अब अपन लिगेसी देखते हैं। लिगेसी यानी कि परंपरा, जो कि अभी भी यही चल रही है। लिगेसी यानी कि जो आइडियाज़ थे नॉन वायलेंस वगैरह के, वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के जो आइडियाज़ थे, ये सब अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न एजुकेशन में जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स को साथ में पढ़ाना, को एजुकेशन और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, तो फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये दोनों के लिए थे, जैन के लिए भी, बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए भी यही फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे। जो नालंदा है, नालंदा इंस्टीट्यूट को आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए बुद्धिस्ट में सबसे ज़्यादा फेमस या फिर सबसे ज़्यादा बुद्धिस्टिक नॉलेज कहाँ से, बहुत, तो यही एक सेंटर था जो है नालंदा। ठीक है, जो नालंदा था वहाँ पे एक्सटेंसिव लाइब्रेरी थी। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, और ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, और इम्पॉर्टेंट साइट थी कन्नौज की, और इस्टेब्लिश की गई थी कुमार गुप्त द्वारा। और यहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स एंड 2000 स्कॉलर्स थे। और एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे जुआनजांग, उन्होंने इस चीज़ को डिटेल में समझाया था, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी। एंड इसके बाद देखते हैं, उन्होंने बताया था कि 10,000 तक स्टूडेंट्स रहेंगे यहाँ पे। फिर ग्रेट नालंदा लाइब्रेरी देखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी एजुकेशनल बुक्स, नोट्स ऑफ स्कॉलर्स थे, और यहाँ पे धर्मगुंज था जिसको हम माउंटेन ऑफ ट्रूथ कहते हैं, और ये ग्रेट सोर्स है बुद्धिस्ट नॉलेज का। और इसमें धर्मगंज देखें तो वो ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ कहते हैं, माउंटेन ऑफ ट्रूथ को कह सकते हैं हम सत्य का पहाड़, और ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ को कह सकते हैं सत्य का खजाना। इसके बाद लाइब्रेरी को हम मानते हैं कि बहुत सारे 1000 ऑफ बुक्स यहाँ पे थी। और यहाँ पे जो मुग़ल जब चल रहा था शासन, वहाँ पे ये लाइब्रेरी 3 महीने तक जल रही थी। ये यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स को कंपोज किया जाता है। 9 स्टोरी स्टॉल था इसमें, और 3 बिल्डिंग, जिसमें फर्स्ट बिल्डिंग का नाम रत्न सागर था, और रत्न सागर को हम सी ऑफ जेवल्स बोलते हैं। फिर रत्न दधी था जिसको ओशन ऑफ जेवल्स बोलते हैं। इसके बाद रत्न रंजक था। और इसके बाद हम तक्षशिला को देखते हैं, तो तक्षशिला सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट है और सेंटर ऑफ लर्निंग थी 700 BC में, और ये आर्कियोलॉजिकल साइट मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को ये हेरिटेज साइट मानी जाती है। और इनका एम था इम्पार्ट हायर एजुकेशन, ये हायर एजुकेशन के लिए था, और ये लर्निंग कराते थे स्क्रिप्चर और एंशियंट बुक्स को, और वेदास को एक्सप्लेन करते थे। एजुकेशन ऑफ आर्ट एंड शिल्पास देते थे ये लोग। ठीक है, और ये मेजरली हायर एजुकेशन के लिए ही जाने जाते थे। फिर जो वल्लभी थी, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, यहाँ पे ट्रेड्स एंड बिजनेस को माना जाता था। ये रिच प्लेस मानी जाती थी। यहाँ पे हॉस्टल, लाइब्रेरी, सब कुछ जो है वो किंग ने ही इस्टेब्लिश की थी। यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, और वेदास, वेदांग्स, पुराणास वगैरह पढ़ाए जाते थे, और फ्रीडम एंड लाइबर्टी के लिए जाना जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, और ये अदर कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फेमस था। फिर विक्रमशिला देखते हैं। विक्रमशिला जो थी वो बिहार में सिचुएटेड थी। यहाँ पे 100 टीचर थे एंड 1000 स्टूडेंट्स थे, और स्कॉलर्स जो थे ना वो इनवाइटेड बाय फॉरेन कंट्रीज से इनवाइटेड थे, और वो बुद्धिस्ट लर्निंग और कल्चर एंड रिलीजन को स्प्रेड करते थे। सब्जेक्ट्स लाइक थियोलॉजी, फिलॉसफी एंड ग्रामर एंड मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ये सब पढ़ाया जाता था। फिर नाइडा यूनिवर्सिटी देखते हैं, वो बंगाल में लोकेटेड थी, और ये जब तक्षशिला और नालंदा का डिस्ट्रक्शन हो गया था उसके बाद बनी थी। यहाँ पे 3 सेंटर्स थे, नवद्वीपा एंड गोपालपुरा एंड शांतिपुरा, और यहाँ पे भी लॉजिक, ग्रामर, पॉलिटिक्स एंड लॉ जो है पढ़ाया जाता था। 400 स्टूडेंट माने जाते थे और 150 टीचर माने जाते थे, और ये एक सेंटर ऑफ नॉलेज था एंशिएंट टाइम्स में, और आज भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन एजुकेशन, तीनों का मतलब इनमें से ये जो तीनों एजुकेशन है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है, इनमें क्या क्या ऐसा चीज़ें हैं जो कि अभी मॉडर्न लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हैं। इससे ना हमेशा क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले वैदिक एजुकेशन में हमें बैलेंस ग्रोथ पता चले कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट होता है। गुड वैल्यूज़ बताई गई। इंक्लूसिव मतलब सबके लिए ओपन रहना चाहिए, चाहे वो सोशल स्टेटस, जेंडर कुछ भी हो।
इसके बाद बुद्धिस्ट एजुकेशन में हमें माइंडफुलनेस बताया गया, हमारे थॉट्स के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, हमारे एक्शंस के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए, और क्रिटिकल थिंकिंग बताई कि क्वेश्चंस को आस्क करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें डीपली किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इसके बाद कम्युनिटी सर्विस बताई, यानी कि हमें कम्युनिटी में वर्क करना चाहिए। अगर हम एक कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, हमें दूसरे की हेल्प करनी चाहिए इस चीज़ को। इसके बाद जैन एजुकेशन, इसमें नॉन वायलेंस बताया गया कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। सिंपल लिविंग, यानी कि एकदम सादा जीवन जीना चाहिए। इक्वेलिटी रखना चाहिए बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ठीक है। और रेलेवेंस टुडे अपन देखते हैं तो हॉलिस्टिक लर्निंग को अभी भी हमारा मॉडर्न एजुकेशन जो है वो वैल्यू करता है, क्योंकि वो भी चाहता है एक बैलेंस ग्रोथ हो, ना ओनली मतलब ये नहीं कि बच्चा सिर्फ पढ़ ले, ये सब कुछ नहीं, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ होना चाहिए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर एथिक्स एंड मॉरल देखा जाए तो उसको ये बताना चाहिए, गुड वैल्यूज़ बतानी चाहिए, उसको डिसीजन मेकिंग बताना चाहिए, कैसे उसे डिसीजन लेना है। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि ये सारे जो भी एंशिएंट इंडियन एजुकेशन थे उन्होंने ये कहा कि कंटिन्यूस लर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पर्सनल ग्रोथ के लिए, मतलब लर्निंग जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। फिर इसके बाद ये है कि जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसने हमें ये बताया कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए नहीं है, उसके में मॉरल वैल्यूज़, क्रिटिकल थिंकिंग, सबके लिए रिस्पेक्ट, सब कुछ होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर आवर मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। सो हम इसमें सबसे पहले पोस्ट गुप्ता पीरियड देखते हैं जो कि 6th सेंचुरी से चला हुआ था। इसमें विज़न और ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका प्राइमरी एम था कि वो वेल राउंडेड इंडिविजुअल को प्रोफिशिएंट बना सकें स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ, ठीक है। और एजुकेशन की वैल्यू इन्हें पता चले, उन्हें एंशिएंट टेक्स्ट की वैल्यूज़ पता चले, उन्हें उनकी ड्यूटीज़ पता चले, उनके राइटियसनेस पता चले, और उनका इवेंचुअल लिबरेशन पता चले, लिबरेशन यानी निर्वाण पता चले। इसके बाद हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ की सेंटर्स थे, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते होंगे। यहाँ जो ये यूनिवर्सिटी थी फेमस एंड प्राइमरी सेंटर ऑफ नॉलेज थी उस टाइम पे, एंड ये बुद्धिस्ट नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी। सो ये आपके इसके बारे में पता होगा बाय द वे, क्योंकि इसके बारे में आप फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में पढ़ चुके हो। इसके बाद विक्रमशिला, ये एक बुद्धिस्ट सेंटर है जो कि धर्मपाल ने इस्टेब्लिश किया हुआ है। एंड वल्लभी जो कि गुजरात में लोकेटेड है, वो सेक्युलर एंड रिलीजियस स्टडीज़ के लिए जाना चाहता था, और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम सैलिएंट फीचर्स देखते हैं तो यहाँ का करिकुलम कैसा था। यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, वैदिक, लिटरेचर, बुद्धिज्म एंड मेडिसिन, आयुर्वेद, और मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी, एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती थी, और ग्रामर पढ़ाई जाती थी, ठीक है। और ये पीरियड हमें ये बताता है कि कोएक्सिस्टेंस होती है, और हिंदू और बुद्धिस्ट के जो आइडियाज़ एक्सचेंज हुए थे वो चीज़ें यहाँ का करिकुलम सब कुछ एक्सप्लेन करता है। इसके बाद टीचिंग मेथड्स देखते हैं तो टीचिंग मेथड्स में एजुकेशन वॉज प्रीडोमिनेंटली ओरल, मतलब ओरली ही बच्चों को पढ़ाया जाता था, ठीक है। और उनको टेक्स्ट को मेमोराइज़ कराया जाता था, और उन्हें डिस्कशन एंड डिबेट मेथड से भी पढ़ाया जाता था। डिस्कशन एंड डिबेट मेथड तो आप जानते होंगे, डिस्कस करना, डिबेट यानी कि डिबेट में तो कोई सा भी टॉपिक रहता है, बस उसके बारे में, उसके कॉज और प्रोस के बारे में वही चलता रहता है, आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, सब अपने अपने थॉट्स उस चीज़ के बारे में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन एजुकेशन जो है ना, वहाँ पे गुरुकुल पे दिया जाता था, टीचर्स होम जिसको माना जाता था, मोनेस्ट्रीज़ में भी दिया जाता था, जहाँ पे स्टूडेंट रहते थे और अपनी डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, और ये सब टीचर्स की गाइडेंस में ही होता था। इसके बाद मेडिवल पीरियड देखा जाए जो कि 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी चला हुआ है, ठीक है। इसमें विज़न एंड ऑब्जेक्टिव क्या था, ये ना कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, और जो ट्रेडिशंस वगैरह चलते रहते हैं उनको, उनके रिलीजियस ट्रेडिशंस के लिए, और मोरल एजुकेशन के बारे में यहाँ पे बताना, मतलब सबको इस चीज़ की सीख मिले, ये इनका मेन विज़न एंड ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। और प्रिपेयर करना इंडिविजुअल को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के लिए। एंड येस, यहाँ पे ना मतलब अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा ये लोग स्प्रेड करते थे। देन इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मदरसा रहता था और मकतबाज रहता था। मदरसा जो रहता था वो एक इस्लामिक स्कूल है जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है रिलीजियस स्टडीज़ के लिए, और यहाँ पे लिटरेचर, साइंस एंड मैथमेटिक्स ये सब पढ़ाया जाता था। और यहाँ पे फेमस मदरसाज थे जो कि दिल्ली में और जौनपुर में थे। मकतबाज जो कि जहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल पढ़ाई जाती थी, यानी बेसिक एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जाता था, ठीक है।
और इसके बाद की फिगर्स देखते हैं तो स्कॉलर्स जो कि लाइक ए.आल. बिरूनी एंड अबू नसर जो मंसूर थे, वो उन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी। इसके बाद यहाँ के हम सैलेंट फीचर्स देखें तो यहाँ पे जो करिकुलम था वो उसमें इस्लामिक स्टडीज़, पर्सियन एंड अरबिक लैंग्वेज जो थी वो सब इंक्लूडेड थी। यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे लॉजिक, मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग मेथड्स कौन सी यूज़ होती थी, यहाँ पे रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन, रेसिटेशन, और टीचर जो होते थे वो लेसन कंडक्ट करते थे लेक्चर के फॉर्म में, ठीक है। और ज़्यादातर वो रिलीजियस टेक्स्ट पे फोकस करते थे। मैं जैसे बता रही हूँ इसमें सब कुछ रिलीजियस थिंग पे ही फोकस किया जाता था। एक्सेसिबिलिटी देखते थे, एजुकेशन जो था वो मेनली एक्सेसिबल था एलाइट के लिए एंड वॉज क्लोजली लिंक्ड विथ रिलीजियस। बस इसमें ये था, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ही दिया जाता था लोग बच्चों को, बस मतलब मेन फोकस इनका ये था कि वो अपने रिलीजन को स्प्रेड कर सकें, ठीक है। इसके बाद कॉलोनियल पीरियड देखें तो इनका एम था वर्कफोर्स क्लर्क्स वगैरह के लिए, मतलब वर्क क्रिएट करना, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम पे था तो उसी चीज़ पे ज़्यादातर ये लोग मेन फोकस कर रहे थे। और ग्रेजुअली इनका फोकस जो हुआ वो शिफ्ट हुआ कि वो अच्छा एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकें, जिससे हमारा सोसाइटी में अच्छे तरीके से लोग पढ़ सकें, ठीक है, अच्छे तरीके से उन्हें एजुकेशन मिल पाए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में यहाँ पे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। आई थिंक आप हिस्ट्री, अगर कुछ जो बच्चे होंगे, जो हिस्ट्री के बच्चे होंगे, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि चार्टर एक्ट क्या है। जबकि जब ना बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट इन्वेंशन इन एजुकेशन और यहाँ पे फंड वगैरह, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, इस टाइम पे ना मतलब ये सारे एक्ट आ रहे थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ये सब ना पुराने टाइम पे जो जो एक्ट आ रहे थे उन सब का एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी था कि वो लोग अच्छे तरीके से स्प्रेड कर सके एजुकेशन को, ठीक है। वुड डिस्पैच क्या था, वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में आया था और वो मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ये इससे ना आपको MCQ पूछ सकता है इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया से, ठीक है। तो वुड डिस्पैच 1854, तो इन्होंने एडवोकेट किया कि यूनिवर्सिटीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का प्रमोशन किया, टीचर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की। एज यू ऑल नो, टीचर्स का ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे क्या होता था, बस ऐसे ही, जैसे पहले तो ये सब डिग्री विग्री कुछ होता नहीं था, कोई भी ऐसे दिख गया, उन्हें लगा कि हाँ ये पढ़ा सकता है हमें, ठीक है, ये इंसान हमें पढ़ा सकते हैं, तो वही टीचर बन जाते थे, वही पढ़ाने लगते थे, क्योंकि पहले डिग्री वगैरह कुछ होता नहीं था। बट एज वी नो यार, टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो अच्छे से बच्चों को पढ़ाना नहीं सीखेगा, उसे कैसे पता चलेगा। जैसे कि हम लोग भी हैं, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है, हम अभी अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये हम भी जानते हैं, ये हमारे सब लोग जानते होंगे, क्योंकि अभी हम लोग इस फेज़ में हैं जहाँ पे हम वो चीज़ सीख रहे हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो ऑनलाइन पढ़ाना है, ठीक है। जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, जब सारे बच्चों से हमारा जो आई कांटेक्ट रहता है, उन्हें आई कांटेक्ट के साथ साथ उन्हें पढ़ाना, बिल्कुल अच्छा ऐसा पढ़ाना कि भाई उनको समझ में आए, लोगों का अटेंशन लेना। वरना तो ऐसा होता है ना कि बहुत बच्चे होते हैं कि वो तो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम हंटर का मिशन पढ़ते हैं। हंटर का मिशन जो है ना, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की नीड को बताता है कि ज़रूरत है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की। सीधा सेकेंडरी एजुकेशन तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, पहले वो प्राइमरी पढ़ेगा फिर सेकेंडरी एजुकेशन में जाएगा, ठीक है। और फीमेल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। फिर की इंस्टीट्यूशन में देखा जाए तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया। फिर सैलेंट फीचर देखा जाए तो ये लोग ना वेस्टर्न साइंस की तरफ शिफ्ट होने लगे, ह्यूमैनिटीज़, इंग्लिश नॉलेज एजुकेशन, ये सब चीज़ों में शिफ्ट होने लगे। मतलब यही सारा करिकुलम में इनके क्या आ गया, इनके करिकुलम में वेस्टर्न साइंस आ गई, ह्यूमैनिटीज़ आ गई, और इंग्लिश लैंग्वेज का एजुकेशन आ गया, ठीक है, और ट्रेडिशनल एजुकेशन थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके बाद है टीचिंग मेथड फॉर्मलाइज्ड का इंट्रोडक्शन किया इन्होंने। एक स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम बनाया जहाँ पे बच्चों का रिटर्न एग्जामिनेशन होता था, उनके लिए असाइनमेंट्स दिए जाते थे कि वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करके लेके आएँ, जैसे अभी हम लोग असाइनमेंट्स कंप्लीट करके लेके आते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो है ना वो इंक्रीज़ होते गए, कॉलेजेस जो हैं वो भी इंक्रीज़ होते गए, ठीक है। वो ऐसा कर रहे थे कि सबको एजुकेशन जो है वो एक्सेसिबल हो, मोर एक्सेसिबल हो, कि सारे लोग एजुकेशन ले पाएँ। इसके बाद हम देखते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पोस्ट गुप्ता टू मेडिवल पीरियड, ठीक है। इसमें हम टीचिंग मेथड्स देखते हैं। तो टीचिंग मेथड यहाँ पे ऐसी होती थी, ओरल ट्रेडिशन होता था, नॉलेज जो होता था वो ओरली पास होता था, और मेमोराइजेशन एंड रेसिटेशन पे ही वो
सब कुछ डिपेंड रहता था। फिर है इंटरेक्टिव लर्निंग, यानी कि डिबेट्स वगैरह एंड डिस्कशन का यूज़ होना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी कि यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग होती थी, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी। यहाँ का लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा था, यहाँ पे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, स्टूडेंट वहीं टीचर के साथ रहते थे और वो रिगरस डेली रूटीन को फॉलो करते थे। इसके बाद मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल, तो यहाँ पे सेंटर रहता था हायर लर्निंग का, जहाँ पे एडवांस स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी, फिलॉसफी, थियोलॉजी एंड साइंस में जो, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाते थे, रिलीजियस टेक्स्ट और सेक्युलर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। रिलीजियस टेक्स्ट में वेदास, उपनिषद, पुराणास एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जाता था। एंड सेक्युलर सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड लॉजिक, ग्रामर एंड आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। इसके बाद है कॉलोनियल पीरियड, इसमें टीचिंग मेथड्स होती थी, टीचिंग मेथड्स लाइक वेस्टर्न पेडागॉजी, जिसमें लेक्चर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता था, असाइनमेंट्स, रिटन असाइनमेंट्स दिए जाते थे और एग्जामिनेशन दिया जाता था। इसके बाद हम टेक्स्ट बुक देखें तो यहाँ पे प्रिंटेड टेक्स्ट बुक का यूज़ स्टार्ट हो गया था यहाँ पे, और फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता था, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड करिकुलम रहता था एंड स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट टेस्टिंग मेथड्स होता था, टेस्ट भी लिया जाता था। लर्निंग एनवायरनमेंट मतलब फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिया जाता था जहाँ पे क्लासरूम रहती थी और लेबोरेटरीज भी प्रोवाइड की गई थी। लाइब्रेरीज में ऐसा मतलब वाइड रेंज ऑफ बुक्स को लाया जाता था जिससे बच्चे पढ़ पाएँ। सब्जेक्ट्स वेस्टर्न साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड प्रोफेशनल स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी। वेस्टर्न साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, जो कि अभी भी पढ़ाई जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है थी मैं सब में थी बोल रही हूँ, पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर एंड फिलॉसफी। फिर प्रोफेशनल स्टडीज़ में लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अब हम देखते हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट गुप्ता टू मेडिवल पीरियड। इसमें फाइनेंस में है रॉयल पैट्रोनेज, इसमें देखा जाता है किंग एंड प्रिंसेस जो होते थे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए फंड कर देते थे, ठीक है। डोनेशन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलता था, कम्युनिटी सपोर्ट से चलता था, ठीक है। कम्युनिटी के लीडर्स जो होते थे वो कंट्रीब्यूट करते थे कि वो स्कूल एंड मोनेस्ट्रीज को चला पाए। फिर टेम्पल एंड मॉस्को एंडोमेंट्स, ठीक है, जिसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो थे वो सपोर्ट करते थे एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को। इसके बाद मैनेजमेंट देखा जाए तो ऑटोनॉमस गवर्नमेंट होती थी, यानी कि ऑटोनॉमस गवर्नेंस होती थी, यानी कि इंस्टीट्यूशन जो होते थे ना लार्जली ऑटोनॉमस होते थे, जो कि लीडर्स, ऑटोनॉमस यानी वो लीडर्स ही मैनेज करते थे उनको, ठीक है। स्कॉलर मैनेज करते थे, लोकल कम्युनिटी लीडर उनको मैनेज करते थे। इसके बाद है रॉयल ओवरसाइट, तो यहाँ पे रॉयल कोर्ट्स जो थे वो प्रोवाइड करते थे कि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके। इसके बाद है कॉलोनियल पीरियड। सो कॉलोनियल पीरियड में कैसे फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता था, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कॉलोनियल पीरियड में होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट फंडिंग होती थी यहाँ पे, यानी कि जो ब्रिटिश होते थे वही गवर्नमेंट फंडिंग देते थे। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि फंड ऑफ एजुकेशन के लिए फंड कंट्रीब्यूट करते थे और वो बहुत सारे एक्ट एंड पॉलिसीज़ से एजुकेशन के लिए फ़ंड तैयार करते हैं। एंड इसके बाद है ग्रांट्स एंड एड, जो कि ऐसा सिस्टम जो कि प्राइवेट स्कूल से रिसीव फाइनेंशियल सपोर्ट को रिसीव करता है, जो कि गवर्नमेंट ही रिसीव करती है और वो परफॉर्मेंस एंड एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होता है। इसके बाद हम देखते हैं फिलैंथ्रोपी, जो कि लोकल प्रिंसली स्टेट से कंट्रीब्यूशन होता था, जो कि वेल्दी इंडिविजुअल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये सब लोग कंट्रीब्यूट करते थे। इसके बाद है मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता था यहाँ पे, यानी कि एजुकेशन जो होता था वो कंट्रोल ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट ही एजुकेशन को कंट्रोल करती थी और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स बहुत सारी इस्टेब्लिश करती थी। स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है उसका मतलब है कि वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को इंट्रोडक्शन दे करती थी कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद है प्राइवेट एंड मिशनरी स्कूल, यानी कि वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते थे प्राइमरी एंड मिशनरी स्कूल में, जो कि एजुकेशन को स्प्रेड करने में हेल्प करती थी। क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियन वैल्यू को भी एम्फेसिस करती थी, ठीक है। इसके बाद गाइस हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये ना फुल तो एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि एज यू नो कि मैं एक वीडियो पे 15 मिनट्स या 12-13 मिनट्स पे मैं पूरा एकदम क्लियर तो आपको नहीं बता सकती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ, जस्ट मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ अ समरी टाइप वीडियो, जिससे आप एग्ज़ाम टाइम पे तो अच्छे से पढ़ सकते हो और इसको अगर एक बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बस जाएंगी, तो आप उस चीज़ में खुद उस चीज़ के बारे में आप जानते होंगे तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं और इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो आप लोग ऐसा जानते हो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, तो इसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट किया, ए वाला पार्ट, फिर इसके बाद हमने और बी वाला पार्ट था टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो यहाँ फर्स्ट वाला पार्ट। इसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट वाला पार्ट कंप्लीट किया था, सी वाला पार्ट था। एंड चलो मैं आप लोगों को यूनिट 4 मॉडर्न इंडियन एजुकेशन की पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें जो हमारा यूनिट 4 मॉडर्न इंडियन एजुकेशन है,
तो उसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो आता है कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया। सो कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया का मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान भारत में जो भी शिक्षा में बदलाव हुए थे वो, ठीक है। तो जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल गया था। ब्रिटिश लोगों ने ना वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन को मतलब यहाँ पे लाने की कोशिश की थी, यानी यूरोप जैसी शिक्षा को यहाँ पे वो लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। बट इसका मेन पर्पस क्या था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए लोग तैयार करना, जैसे वो चाहते थे कि वो क्लर्क ऑफिसर्स ये सबको तैयार करें, ठीक है। वो उनका ये मकसद नहीं था कि वो इंडियन को डेवलप करें, बट उनका मकसद क्या था कि वो क्लर्क ऑफिसर इन सबको तैयार करें। तो पहला जो उसमें है टॉपिक, उसमें है मैकॉले मिनट। तो मैकॉले मिनट 1835, ठीक है। तो ये मैकॉले मिनट लिखा किसने है? इट इज़ रिटन बाय लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इनका पर्पस क्या था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना, यानी कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को वो चाहते थे कि यहाँ पे लोग अंग्रेज़ी शिक्षा को बढ़ावा दें, ठीक है, अंग्रेज़ी शिक्षा पढ़ें, ठीक है। तो मैकॉले की क्या सोच थी, यानी कि वो क्या बिलीव करते थे, उनका मानना था कि इंडियन लिटरेचर और नॉलेज जो है वो इन्फीरियर है वेस्टर्न नॉलेज से। तो इन्फीरियर का मतलब होता है कमज़ोर है, यानी कि वेस्टर्न नॉलेज से वो कमज़ोर है, वो ऐसा कहना चाहते थे इंडियन लिटरेचर और नॉलेज को, ठीक है। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो भी पढ़ाई होती है, इंस्ट्रक्शन होता है, तो वो सब इंस्ट्रक्शन किस में दिया जाए, इंग्लिश में दिया जाए, इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, पढ़ाई का ज़रिया इंग्लिश लैंग्वेज होता, उनका ये कहना था। और वो चाहते थे कि फोकस करें यूरोपियन लिटरेचर और साइंस पर। तो और इनका एम क्या था, उनका एम था कि वो ऐसे लोगों को ऐसा एक क्लास बनाना चाहते हैं जहाँ मतलब वो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट मोरल एंड इंटेलेक्ट, यानी खून से इंडियन हो पर सोच से, आचार विचार से वो इंग्लिश जैसा ही उनका सब कुछ रहे, वो इंग्लिश ही बोले, ठीक है। एंड उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, उनका ये इफ़ेक्ट पड़ा कि ट्रेडिशनल और रीजनल एजुकेशन सिस्टम जो था उनका वो गिर गया, यानी उनका कमज़ोर हो गया ट्रेडिशनल और रीजनल एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडियंस का, ठीक है। और फिर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है ना उसको इम्पोर्टेंस मिल गया, तो वो थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वुड डिस्पैच। तो वुड डिस्पैच जो है वो मतलब जाना जाता है मग्ना कर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मतलब ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट था, ठीक है। तो किसने भेजा था, ये भेजा था सर चार्ल्स वुड ने, ठीक है। तो इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, इनकी रिकमेंडेशन की थी कि हर प्रोविंस, यानी कि पहले प्रोविंस बोला जाता था, प्रोविंसेस होते थे, मतलब मान लो राज्य जैसे टाइप में मान सकते हो, तो हर प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करना, जैसे कि कैलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में इन्होंने यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किए, करने का रिकमेंडेशन दिया था। प्राइमरी लेवल पर लोकल लैंग्वेज यानी कि वर्नाक्यूलर लैंग्वेज और हायर लेवल पर इंग्लिश यूज़ करना चाहिए उन्हें, ठीक है। प्राइमरी लेवल पर वो लोकल ही लैंग्वेज यूज़ करें, लेकिन हायर लेवल पर वो इंग्लिश यूज़ करें, वो ये चाहते थे, उनकी रिकमेंडेशन ये थी। टीचर ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, सो दिस वॉज द गुड रिकमेंडेशन कि टीचर ट्रेनिंग पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा। और इन्होंने बोला था फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना चाहिए। फिर इन्होंने कहा था कि ग्रांट इन एड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब जिसमें प्राइवेट स्कूल्स को गवर्नमेंट से पैसे मिल सके, ऐसा स्कूल फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा, इनका इम्पैक्ट पड़ा कि इंडिया में एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन पड़ी, ठीक है। तो सिस्टमेटिक पढ़ाई होने लगी, उनका स्ट्रक्चर बनने लगा। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन यानी कि वेस्टर्न स्टाइल में इंडियन एजुकेशन का बदलाव। तो ब्रिटिश के बाद क्या हुआ, इंडियन एजुकेशन वेस्टर्न स्टाइल को थोड़ा थोड़ा इमिटेट करने लगा, यानी जो इंडियन सिस्टम अब यूरोपियन पैटर्न को थोड़ा थोड़ा फॉलो करने लगा, ठीक है। तो फोकस शिफ्ट हो गया उनका, यानी कि पहले ये था कि मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ध्यान था, पर अब क्या हो गया, अब पूरा मटेरियलिस्टिक नॉलेज यानी कि धन, जॉब, साइंस बेस्ड पर पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका क्या रिजल्ट निकल के आया, इसका रिजल्ट निकल के आया कि एजुकेटेड मिडिल क्लास जो लोग थे ना वो राइज हुए, यानी वो उभर कर आए, मतलब नया एजुकेटेड समाज बना। रैशनल थिंकिंग और मॉडर्न आइडियाज़ भी फैलने लगे। और क्या होने लगा, जो पुराने गुरुकुल और मद्रास वगैरह होते थे जहाँ पढ़ाई होती थी वो धीरे धीरे गिरने लगे, ठीक है, वो सब नहीं अब रहे। सो हमारा सेकेंड टॉपिक है शिक्षा का भारतीकरण यानी इंडिजीनियस इंटरवेंशंस इन एजुकेशन। तो पहली बात मीनिंग ऑफ भारतीकरण। तो भारतीकरण का मतलब क्या होता है कि
मतलब भारतीकरण तो इंडियनाइजेशन ही कहलाता है, ठीक है। तो यानी किसी चीज़ को इंडियन कल्चर, वैल्यू और नीड्स के हिसाब से बनाना, ठीक है। तो शिक्षा का भारतीकरण का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम को इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर, फिलॉसफी और लाइफ वैल्यूज़ में जोड़ देना, और ब्रिटिश को वेस्टर्न मॉडल की तरह ब्लाइंडली फॉलो ना करना कि हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं जो भी वेस्टर्न थिंग्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो इंडिया के संस्कार, सोच और कल्चर पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि सिर्फ इंग्लिश पैटर्न पे या फिर ना कि सिर्फ वेस्टर्न पैटर्न पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका एम है कि इंडियन एजुकेशन में अपनी पहचान, आइडेंटिटी वापस लाना और एक ऐसी शिक्षा बनाना जो कि मतलब सोशल हो, स्पिरिचुअल हो और कल्चरल नीड्स को हमारी पूरी करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ी भारतीकरण की। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी भारतीकरण की, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या होता था, एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गई थी, मतलब सब वेस्टर्न को ही फॉलो करने लगे थे, वेस्टर्न टाइप का एजुकेशन को। तो स्टूडेंट्स को यूरोप के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है, पर इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और मोरल वैल्यूज़ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। तो एजुकेशन का जो मेन पर्पस था इनका क्या था कि क्लर्क और गवर्नमेंट सर्वेंट बनाना, ना कि कोई एक क्रिएटिव पर्सन बनाना या फिर एक मोरल सिटीज़न बनाना। नहीं, इनका ये तो वही नहीं था, पर्पज़ ही नहीं था। तो वुमेन और लोअर कास्ट के जो एजुकेशन थे उनको भी निगलेक्ट कर दिया जाता था। तो इसलिए इंडियन रिफॉर्मर्स और नेशनल लीडर्स ने सोचा कि एजुकेशन सिस्टम में जो इंडियन कल्चर है ना, लैंग्वेज है और आइडियल्स है, तो उनको वो वापस लाना चाहिए, ठीक है। इसी से इन्होंने क्या किया, स्वदेशी और नेशनलिस्ट एजुकेशनल मूवमेंट्स और ये सब का जन्म हुआ, और जिससे भारतीकरण को एजुकेशन कहा गया, ठीक है। इसी चीज़ को पूरा भारतीकरण ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। इसी की वजह से स्वदेशी मूवमेंट वगैरह हुए थे, नेशनल एजुकेशनल मूवमेंट्स भी हुए थे, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले स्वदेशी एंड नेशनल मूवमेंट्स इन एजुकेशन, ओके। सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है ना, वो इंडियंस को इनकरेज किया गया कि वो फॉरेन गुड्स या फिर फॉरेन जो स्कूल्स हैं उनको बॉयकॉट करें, ठीक है, और अपने नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए। तो इस चीज़ का क्या एम था कि वो चाहते थे एजुकेशन ऐसी हो जो इंडियंस के द्वारा हो, इंडियंस के लिए हो और इंडियन स्पिरिट में हो, ठीक है। तो नेशनल लीडर्स का ये मानना था जब तक एजुकेशनल फ्रीडम जो है वो नहीं मिलेगी तब तक ट्रू पॉलिटिकल फ्रीडम कैसे मिल पाएगी, पॉसिबल जो थे वो क्या करने, वहाँ पे स्कूल्स और कॉलेजेस फाउंड किए गए इस टाइम पे। तो स्कूल पुणे को गुजरात विद्यापीठ गांधी जी ने 1920 में बनाया, काशी विद्यापीठ मालवीय जी और अन्य ने 1921 में बनाया, यानी मालवीय जी के साथ और भी लोग थे विद अदर्स। इनका मेन गोल क्या था, इनका मेन गोल था कि कल्चर को ये प्रमोट करना चाहते थे, ठीक है, और ये चाहते थे कि यूथ में पैट्रियोटिज्म और नेशनल प्राइड जो है वो बढ़ावा हो, उनको बढ़े वो, ठीक है, डेवलप हो। कंबाइन करना चाहते थे ये स्पिरिचुअल, मोरल और प्रैक्टिकल लर्निंग को, ठीक है, और एजुकेशन चाहते थे कि वो सभी तक पहुँचे, जैसे चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो वुमेन हो, सबके लिए एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। फिर एक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स एंड रिफॉर्मर्स। तो अब देखते हैं किन थिंकर्स ने इंडियनाइजेशन के लिए मतलब अपना योगदान दिया था, उनका कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले जी जो हैं वो इंडिया की पहली वुमेन टीचर थी, ठीक है, फर्स्ट वुमेन टीचर ये थी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि वो इंडिया की फ़र्स्ट वुमेन टीचर थी, और उन्होंने फ़र्स्ट गर्ल्स स्कूल भी खोला था पुणे में 1948 में। उन्होंने स्कूल खोलने के लिए अपने हस्बैंड की हेल्प ली थी जिनका नाम है ज्योतिबा फुले, और ये बिलीव करती थी कि एजुकेशन जो है ना वो एक वीपन है सोशल चेंज के लिए, और स्पेशली वुमेन और ऑप्रेस्ड लोगों के लिए ये वीपन है। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने अपोज़ किया, पर उन्होंने क्या किया, टीचिंग नहीं छोड़ी, उनको मतलब बहुत ज़्यादा अपोज़ किया गया, पर भी वो ये नहीं कि उन्होंने टीचिंग छोड़ दी, नहीं, उन्होंने टीचिंग नहीं छोड़ी। उन्होंने गर्ल्स और लोअर कास्ट चिल्ड्रन के लिए इक्वल राइट्स मैनेज किए, ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन शुड लिबरेट पीपल फ्रॉम इग्नोरेंस, कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि एजुकेशन लोगों को इग्नोरेंस, कास्ट और जेंडर इनइक्वालिटी से मुक्ति प्रदान करता है, यानी फ्री करता है, लिबरेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले के, यानी कि ज्योतिबा फुले जो थे वो लाइक आई थिंक इनके ही हस्बैंड थे, क्योंकि अपन ने ऊपर पढ़ा कि इनके हस्बैंड के साथ इन्होंने स्कूल खोला था। तो ये सोशल रिफॉर्मर्स थे। इन्होंने दलित्स और गर्ल्स के लिए भी स्कूल खोला था, और इन्होंने सत्य शोधक समाज, यानी कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी जो थी उन्होंने बनाई थी, जिसका एम क्या था, सोशल इक्वालिटी लाना ही उनका एम था। और ब्राह्मणिकल और कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम जो था ना, वो उनका विरोध करते थे। और क्यों विरोध करते थे, क्योंकि पुअर पर्सन जो भी होते थे उनको वो एक्सक्लूड कर देते थे। तो ये मानते थे कि एजुकेशन को रीज़न, जस्टिस और इक्वालिटी पर बेस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम रबीन्द्रनाथ टैगोर, इनका की आइडिया था कि एजुकेशन जो है ना वो मस्ट रीच द लास्ट एंड लोएस्ट इन द सोसाइटी, यानी कि लास्ट तक, यानी कि सब जगह पहुंचना चाहिए। मेन क्या था इनका, इंक्लूसिव एजुकेशन, सब तक पहुंचना चाहिए, सबके पास, चाहे वो कितना भी गरीब इंसान हो, चाहे वो कितना भी कैसी भी सोसाइटी से आता है, कैसी भी ऑप्रेस्ड है, वो मतलब एजुकेशन जो है ना वो सब तक पहुँचना चाहिए, चाहे कोई कैसा भी हो, ठीक है। इसके बाद है रबीन्द्रनाथ टैगोर। रबीन्द्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने 1901 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन जो थी वो इस्टेब्लिश की थी। इन्होंने रोट लर्निंग, यानी कि जो रट्टा मार वाली पढ़ाई होती है ना, उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया था कि तुम बुक खोली और पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिजेक्ट किया था उस लर्निंग को। उन्होंने नेचर के बीच सीखने और क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन पर उन्होंने ज़ोर दिया था। और वो एजुकेशन को चाहते थे कि वो फ्री हो, जॉयफुल हो, हॉलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि बॉडी, माइंड और सोल सबका वैल्यू होना चाहिए। इंटरनेशनलिज्म में वो विश्वास रखा करते थे, पर इंडियन रूट्स को वो कभी नहीं भूलते थे, ठीक है। तो उनका की आइडियाज़ था कि एजुकेशन में मैन, नेचर और गॉड के बीच में एक हारमोनी लाता है, ठीक है, यानी इट क्रिएट्स हारमोनी बिटवीन मैन, नेचर एंड गॉड, ठीक है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो 1863 या 1902 तक उन्होंने कहते थे एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। आई मीन एजुकेशन एक इंफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन से ना कैरेक्टर, स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस जो होता है वो डेवलप होता है। और पुअर और मासेस के लिए एजुकेशन चाहिए, ठीक है। वो चाहते थे कि एजुकेशन पुअर लोगों को भी मिले, और लाइफ के लिए एजुकेशन सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं रहे हो, बट अपनी ज़िंदगी के लिए आपको ये मतलब हमेशा काम आता है एजुकेशन, ठीक है। और इनका की आइडिया था एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन। सो ये है ना, ये लाइन, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, क्योंकि MCQs में बहुत बार ऐसे ही यही लाइन देख के पूछ लेते हैं कि ये लाइन किसने बोली थी, ठीक है। फिर महात्मा गांधी जी ने प्रपोज किया था न्याय, तालीम और बेसिक एजुकेशन को, ठीक है, 1937 में, यानी इन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था। वो चाहते थे कि लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, मतलब पढ़ाई, यानी कि ऐसा हो कि लोग करके सीखें, ठीक है, वो ये चाहते थे। और वो चाहते थे कि सेल्फ रिलायंस, मोरल वैल्यूज़ और वो डिग्निटी ऑफ लेबर को सीखें, ठीक है, मोरल वैल्यूज़, नैतिकता, ये सब चीज़ें वो सीखें बच्चे, ठीक है, इन पर भी ध्यान दिया जाए। और वो बिलीव करते थे एजुकेशन जो है वो मदर टंग लैंग्वेज में होना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या होगा, वो रियल लाइफ से उस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे। और एज टीचर को पढ़ाना चाहिए रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही चीज़ों को, ठीक है, जिससे बच्चा अच्छे तरीके से समझ पाए। और ट्रू एजुकेशन जो होता है वो डेवलप करता है हेड, हार्ट एंड हैंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर श्री अरबिंदो जी जो थे वो उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि वो चाहते थे कि ये जो लाइफ के मतलब 5 एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन नेचर के, वो डेवलप हो, लाइक फिज़िकल, वाइटल, मेंटल, साइक एंड स्पिरिचुअल, ठीक है।
तो वो चाहते थे एजुकेशन से सेल्फ रियलाइजेशन और इनर डिस्कवरी यानी खुद की डिस्कवरी होनी चाहिए, ठीक है। टीचर एक गाइड हो और एक, पर वो ये चाहते थे टीचर एक गाइड हो लेकिन वो डिक्टेटर नहीं हो कि वो सिर्फ डिक्टेट करके चला जाए, ठीक है। टीचर स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहिए। एजुकेशन से कंसिस्टेंस का इवोल्यूशन होना चाहिए, ये इनका एक की आइडिया था। फिर हमारे इसके बाद आते हैं गिज्जू भाई, ठीक है। गिज्जू भाई, तो गिज्जू भाई बढ़ेका नाम है इनका। तो इंडिया में इन्होंने मोंटेसरी मूवमेंट का फादर कहलाते हैं, ठीक है। आप इनके बारे में थोड़ा और डीप में पढ़ सकते हैं, मोंटेसरी मूवमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखो अभी हम इतना डीप में नहीं जा रहे, बट अगर हाँ आपको इनके बारे में डीप में पढ़ना है तो इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। अगर वैसे तो आई थिंक स्टूडेंट्स को ना प्रोजेक्ट मिल ही जाता है, क्योंकि मेरे को भी प्रोजेक्ट मिला था, आई मीन जब मैं फर्स्ट सेम में थी तब मुझे भी ऐसा प्रोजेक्ट में भी मतलब असाइनमेंट मिला था, प्रेजेंटेशन भी हुआ था उसी टॉपिक का। तो इन्हीं में से मुझे एक टॉपिक दिया गया था, मेरे को गिज्जू भाई ही दिए गए थे टॉपिक में। और अभी मैंने सेट 3rd या 4th सेम में जिद्दू कृष्ण मूर्ति पे भी असाइनमेंट बनाया था। तो ऐसे असाइनमेंट मिलते हैं तब तो आप अच्छे तरीके से डीप तरीके से इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ सकते हैं और डीप भी पढ़ सकते हैं, अभी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नॉलेज लेना कोई बुरी बात नहीं होती। तो गिज्जू बढ़ेका जो है वो इंडिया में मोंटेसरी मूवमेंट के फादर कहलाते हैं। वो बाल मंदिर चिल्ड्रंस होम उन्होंने भावनगर में स्टार्ट किया था, ठीक है, बाल मंदिर चिल्ड्रंस होम। और वो बिलीव करते थे कि चिल्ड्रन बेस्ट सीखें और फ्री और लविंग इन्वायरमेंट में वो सीखें, ठीक है। वो चाहते थे प्ले वे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। उन्होंने रिजेक्टेड फियर एंड पनिशमेंट इन टीचिंग, यानी कि उन्होंने फियर और पनिशमेंट को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि बच्चों को मार के पढ़ाया जाए, कि हाँ अपन लोगों के टाइम पे क्या होता है कि मतलब हम लोग तो स्कूल में थे भाई, बच्चों को मारा जाता था भाई, हमारी क्लास में मारपीट होती थी। मतलब टीचर्स आते थे, क्वेश्चंस पूछते थे, जिनसे नहीं बनता था वो डंडा लाते थे और मारते रहते थे। हमारी मैम थी वो मारती थी खूब तेज़ हाथ में, इसलिए सारे बच्चे पढ़ के जाते थे। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बच्चों के अंदर फियर या फिर पनिशमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, उनको पनिशमेंट वगैरह नहीं देनी चाहिए। आप लोग भी टीचर बनने वाले हो तो ऐसा नहीं करना कि हाँ भाई, ठीक है। तो की आइडिया क्या था कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और जॉयफुल होना चाहिए। ये होना चाहिए कि बच्चे इंजॉय करें, ये ना कि डरते हुए पढ़ के आए। फिर है पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को फाउंड किया था और 1916 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन को इंडियन कल्चरल वैल्यू के साथ उन्होंने ब्लेंड कर दिया, यानी जोड़ दिया। मोरल और रिलीजियस एजुकेशन से गुड कैरेक्टर बनाना चाहते थे वो। और नेशनल यूनिटी के लिए वो क्या चाहते थे कि एजुकेशन को ही मीडियम बनाया जाए, यानी कि जो भी नेशनल यूनिटी अगर उन्हें यूनाइट करना है तो उसके लिए क्या मीडियम रहना चाहिए, वो एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए। तो उनका की आइडियाज़ था एजुकेशन में साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल होना चाहिए। फिर आते जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी। तो ये ऋषि वैली स्कूल और राजघाट बेसंत स्कूल इन्होंने फाउंड किया और ये बिलीव करते थे एजुकेशन जो है वो फ्रीडम लानी चाहिए। कहाँ से, फियर, कंपैरिजन एंड कंपटीशन से, इन सब से दूर रहना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस और माइंड अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया था इन्होंने, एम्फेसाइज किया था उसे। स्कूल में वो कंपैशन, सिंप्लिसिटी और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करना चाहते थे और चाहते थे, उनका की आइडिया क्या था कि एजुकेशन शुड फ्री दी माइंड एंड अवेकन इंटेलिजेंस, ठीक है। एजुकेशन जो है माइंड को फ्री करना चाहिए और इंटेलिजेंस को अवेक करना चाहिए, इंटेलिजेंस आनी चाहिए एजुकेशन से बच्चों के अंदर। फिर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने वो एजुकेशन को कैसे मानते थे, वो मानते थे कि एजुकेशन एक की है सोशल और इकोनॉमिक लिबरेशन के लिए, ठीक है। वो दलित और मार्जिनाइज्ड लोगों के लिए एजुकेशन में काम करे थे, ठीक है। और वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को फाउंड किया 1945 में, ठीक है। और वो ये बिलीव करते थे एजुकेशन जो है वो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। ये सब आना चाहिए एजुकेशन के साथ इक्वालिटी आनी चाहिए, सोशल जस्टिस मिलना चाहिए लोगों को। मॉडर्न साइंटिफिक और रैशनल एजुकेशन पर भी इन्होंने क्या किया, जोर दिया, ठीक है।
ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ भारतीकरण, तो भारतीकरण का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो करिकुलम में जो इंडियन वैल्यूज़, कल्चर और एथिक्स थे वो सब वापस आ गए, ठीक है। और एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेमोक्रेटिव और इंक्लूसिव हो गया। इंक्लूसिव का मतलब कि जो भी मतलब ऐसा हो गया एजुकेशन जो कि हर टाइप के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करता है, लाइक चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, मतलब सबको इंक्लूड करना, ठीक है, सबको इंक्लूड करके वो एजुकेशन देना। तो एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डेमोक्रेटिक आप जानते हैं और इंक्लूसिव होना चाहिए। नेशनल कंसिस्टेंस और पैट्रियोटिज्म बढ़ने लगा। विश्व भारती, BHU, गुजरात विद्यापीठ जैसे नए इंस्टीट्यूशन भी बने, ठीक है। ये मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन फिलॉसफी का बेस बना, ठीक है। सो इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशनल फिलॉसफी का बेस बनाने के लिए, मतलब ये एक बेस बना, ठीक है। इसके बाद हमारा सी पार्ट जो है, मतलब हमारा थर्ड टॉपिक है एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि 1947 के बाद जो भारत में शिक्षा का विकास हुआ, यानी इंडिपेंडेंस के बाद। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद हुई 1947 में, तब हमारा फोकस था एजुकेशन को डेमोक्रेटिक यानी सबके लिए मतलब इंक्लूसिव यानी कि सब तक पहुंचने वाला, और वैल्यू बेस्ड यानी कि मूल्यों पर आधारित बनाना, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये हमारा पहला मतलब इंडियन इंडिपेंडेंट हो उस टाइम हमारा इस चीज़ में फोकस था, ठीक है। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड एजुकेशनल प्रोफेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में शिक्षा के विषय में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 45 यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो आर्टिकल 45 था उस पर लिखा था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। और अब ये कहाँ पे इंक्लूडेड है, आर्टिकल 21A पे अब ये इंक्लूडेड है, हर बच्चे के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। यानी आर्टिकल 21A क्या है अब, राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर, यानी 6 से 14 साल के बच्चे का मूल अधिकार है कि उसके पास शिक्षा होनी चाहिए। आर्टिकल 30 यानी माइनॉरिटीज़ को स्टैब्लिश करना, यानी माइनॉरिटी ग्रुप जैसे कि रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ अपने स्कूल और कॉलेजेस में स्टैब्लिश और मैनेज करना। अब वैल्यूज़ जो इन्होंने प्रमोट किए थे, इक्वालिटी यानी कि समानता, जैसा कि आप लोग जानते हो। फिर है फ्रेटर्निटी यानी कि थोड़ा भाईचारा। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्म के लिए रहता है ना, धर्मनिरपेक्षता कहते हैं धर्म के लिए जो रहता है, सेक्युलरिज्म। ये सब आप मतलब जो हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, सिविक्स में आई थिंक आता होगा, मे बी आई एम नॉट आर्ट्स स्टूडेंट तो मेरे को पता नहीं, बट हाँ ये मेरे को इतना याद आ रहा है कि ये मैंने 10th में ये सारी जो टर्म्स थी वो पढ़ी थी, इतना मुझे याद आ रहा है। बाकी अब तो बहुत साल हो चुके हैं 10th को गुजरे हुए। ओके, सो जस्टिस न्याय, लाइबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, एज यू नो, डिग्निटी यानी कि मान सम्मान, ठीक है। तो एजुकेशन से मतलब ये लोग चाहते थे कि एजुकेशन से नैतिक, सामाजिक और इंसानियत पर बेस्ड एक समाज बने, ठीक है। और इसके बाद हमारा सिटीजनशिप एजुकेशन यानी कि सिटीजनशिप एजुकेशन, नागरिक शिक्षा, ठीक है। स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाया जाए, यानी कि एजुकेशन का एम सिर्फ जॉब देना ना हो, बल्कि स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना हो, अवेयर सिटीज़न बनाना हो। तो फिर पहला ए है क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीज़न। तो क्या है गुड सिटीजन्स की क्वालिटी, देखते हैं। एक अच्छा सिटीज़न में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो रिस्पेक्ट करे दूसरों की, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है। ऑनेस्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। नेशनल प्राइड और यूनिटी का उसके अंदर भाव होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ नेशनल प्राइड एंड यूनिटी। राइट्स और ड्यूटी के लिए उसके पास अवेयरनेस होना चाहिए। टॉलरेंस एंड एम्पैथी यानी सहन शक्ति और संवेदना होना चाहिए। फिर एजुकेशनल फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, तो स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स आने चाहिए जो कि आर्टिकल 12 to 35 हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A जो है के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, ठीक है।
एजुकेशन से स्टूडेंट में जो है डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और सिविक पार्टिसिपेशन की सोच बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 20th सेंचुरी के उसमें ओवरव्यू ऑफ 20th सेंचुरी कमिटीज़, कमीशन एंड पॉलिसीज़। तो इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत सारे कमीशन और पॉलिसीज़ बनाई गई थी, ठीक है। पहली है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948 to 49 में बनाई गई थी, जो कि डॉक्टर श्री राधे कृष्णन ने बनाई थी। तो इनका एम था यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 डॉक्टर A.R. मुदालियर जो थे, उनका एम क्या था कि वो स्कूल लेवल पे एजुकेशन को सेकेंडरी का रिफॉर्म करना चाहते थे, यानी स्कूल लेवल एजुकेशन जिसको हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं उसको रिफॉर्म करना चाहते थे। एजुकेशन कमीशन डॉक्टर D.S. कोठारी, तो इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 10+2+3 सिस्टम होना चाहिए स्कूल में, स्कूल प्लस कॉलेज पैटर्न में, और इनका मोटो था कि एजुकेशनल और नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1968 एंड 1986 जो है वो फोकस करती है नेशनल इंटीग्रेशन में, इक्वालिटी में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। फिर राणा मूर्ति कमेटी, राणा मूर्ति 1930 जो कमेटी थी वो रिव्यू करती है NPE 1986 के इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू करती है, यानी चेक किया यहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब रिपोर्ट्स ने मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है इन सब का बेस बना दिया, ठीक है। फिर इम्पॉर्टेंट स्कीम और एक्ट आई। इम्पॉर्टेंट स्कीम और एक्ट में UEEI, यानी UEE मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका ये था कि सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। इसका लक्ष्य होना चाहिए सभी एजुकेशन को प्रोवाइड, मतलब सभी बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने का लक्ष्य होना चाहिए। RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में जो हुआ था, वहाँ पे था कि सभी स्टूडेंट्स को सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि क्लास 9 to 10th तक पहुँचाना, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन सारे स्टूडेंट्स को मिलना। इसके बाद है RTE एक्ट 2009, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो 6 to 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए सारे नेबरहुड स्कूल्स में। 25% सीट जो है वो रिजर्व्ड होनी चाहिए डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को प्राइवेट स्कूल में, यानी कि गरीब या बैकवर्ड बच्चों को, ठीक है। इसके बाद NEP 2020। तो ये जो ऊपर के लॉज हैं ना वो इंश्योर करते हैं कि सारे बच्चे पढ़ें और बढ़ें, ठीक है। इसके बाद हम NEP 2020 और विज़न एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो विज़न क्या था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, टू मेक इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। तो इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना इनका पहला एम था, मतलब विज़न था इनका मेन, ठीक है। की फीचर्स क्या थे, इन्होंने 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है स्ट्रक्चर को मतलब 5+3+3+4 जो स्ट्रक्चर है उसने ओल्ड 10+2 सिस्टम को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। अब जैसे कि आप लोग जानते हो 5+3+3+4 वाला जो सिस्टम है वो आ चुका है, जिसमें 5 ईयर जो है वो फाउंडेशनल मतलब एज होती है, लाइक आंगनवाड़ी में बच्चे पढ़ते हैं क्लास 2 तक, ठीक है। फिर 3 साल क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टेज होती है, क्लास 3 to 5 पढ़ते हैं बच्चे। फिर 3 साल जो इधर वाला आ गया वो मिडिल हो गई, जिसमें बच्चे जो है क्लास 6 to 8 पढ़ते हैं। फिर जो ये 4 ईयर है वो सेकेंडरी हो गई, यानी कि 9 to 12 जो क्लास होती है वो सेकेंडरी में आ गई, ठीक है। फिर फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में फ़ोकस किया था इन लोगों ने, यानी रीडिंग एंड बेसिक मैथ्स इन सब पे फोकस किया था। और मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को ग्रेड 5 तक के लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्होंने बना दिया था, यानी कि मदर टंग से स्टार्टिंग तो भाई मदर टंग से होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों घर से ही मदर टंग ही लैंग्वेज सीखते हैं वो। तो इसके बाद मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, यानी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आर्ट, साइंस, वोकेशनल। स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन पे भी इन्होंने मतलब
को इम्पोर्टेंस दी गई थी और इन्होंने कहा था टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए एजुकेशन में, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, या क्योंकि वो टीचिंग और लर्निंग दोनों को मतलब ईजी बनाता है, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग एंड इवेल्यूएशन रिफॉर्म्स, यानी कि टीचर को ज़्यादा एम्पावर और क्रिएटिव बनाना। हॉलिस्टिक एजुकेशन, यानी कि जिसमें वैल्यूज़ हो, क्रिएटिविटी हो, बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करें, सब होना चाहिए, ठीक है। एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट का। NEP 2020 का मेन गोल है कि फ्लेक्सिबल, मॉडर्न और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाना जो कि 21st सेंचुरी के लिए सुटेबल हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये मेरा मतलब मैंने अभी 4th यूनिट को कंप्लीट कर दिया है एंड मैं सारी जितनी भी मेरी फर्स्ट यूनिट से जो मैंने कंप्लीट करा है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन में, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं मतलब एक वीडियो मैं सबको कंबाइन करके बना दूँगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड थैंक यू सो मच गाइस। एंड ये सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, आप लोग इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, आप लोग और चीज़ें डिटेल पे पढ़ सकते हो। आपको एक ओवरव्यू मिल चुका है कि हाँ ये चीज़ें हैं इसमें और इसमें ये होता है, तो ये आपको एक ओवरव्यू टाइप का मिल चुका है। आप चाहें तो इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से अगर आपको लग रहा हो कि मुझे और पढ़ना है तो आप और पढ़ सकते हैं इनके बारे में, तो आप डिटेल करके पढ़ सकते हैं। बाकी जो ये मैंने यहाँ पे बताया उसके नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।